ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा एक दफ़ा कंफर्म कर लें, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है आपके पास? और आप लोग भी ठीक हैं? स्टार्ट करें आज का सेशन। आज हम थ्योरी के 5 टॉपिक्स को ना सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, बल्कि उसको याद भी करेंगे। तो याद करेंगे आप? याद करेंगे? हाँ भैया, याद करना है। याद क्यों करना है बताएं? क्योंकि लिखना होगा। ये वो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को थोड़ा सा मैंने अलग करके और कहा कि एक ऐसे दिन रखते हैं मिलके, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं जिसमें थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो अभी भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें भी रट्टे की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है, और वो असेसमेंट है। आज हम जो 5 टॉपिक्स कवर करेंगे, और उसमें पांचों टॉपिक्स में मैं अगर क्लासिफिकेशन करूं तो एक चैप्टर आईकेप की बुक में 1 2 3 है, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स। ये 3 टॉपिक प्योर थ्योरी है। इसमें खास तौर पे जो एथिक्स है उसमें थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बनेगा, और उसमें भी जो कोड ऑफ एथिक्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसमें एक सवाल बनेगा। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो एप्लीकेशन बेस्ड ही होगा, केस होगा। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में और इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन में सीधे सवालात होते हैं। आईकेप की ग्रिड में आप देखेंगे तो उसका लेवल 1 है। 3 लेवल पे आईकेप सवाल पूछता है, 1 2 3। तो लेवल 1 के टॉपिक्स थ्योरी होते हैं, सीधी सीधी रिकॉल करके लिखनी पड़ती है। लेवल 2 और लेवल 3 एप्लीकेशन बेस्ड होता है। लेवल 2 पे केस बनता है, लेवल 3 पे न्यूमेरिकल बनता है। तो इस तरीके से वो सवाल बनाता है। तो अगर आप टॉपिक्स को ग्रिड से, आईकेप सिलेबस से भी देखेंगे तो वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो एथिक्स वाला जो टॉपिक है उसके अंदर अभी भी केस स्टडी बन सकती है, एक चीज पे, एक एरिया पे, एथिक्स के सारे टॉपिक पे नहीं, एक पे, जो कोड ऑफ एथिक्स है चार्ट अकाउंटेंट्स का, वो। और असेसमेंट पे तो बहुत ज्यादा चांस यही है कि केस स्टडी बनेगी। रिटर्न 50-50 है, उसमें केस स्टडी भी बन सकती है, रिकॉल करना भी कर सकते हैं। तो मैं आज के टॉपिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एक प्योरली थ्योरी, एक 50-50, एक केस स्टडीज। तो प्योर थ्योरी के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, प्योर थ्योरी के अंदर आता है आपका इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन वाला सिस्टम, और इसके अंदर आता है आपका एक हद तक जो यानी प्योर थ्योरी वाली बात थी। अब आते हैं 50-50% थ्योरी, जिसमें केस भी बन सकता है, तो एक हद तक एथिक्स भी थ्योरी की तरफ है। तो 50-50 जिसमें दोनों बन सकते हैं वो रिटर्न है। और जो बिल्कुल भी मैं समझता हूँ जिसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप उसको हैंडल कर लेंगे, वो है असेसमेंट। तो इस तरह करके हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक सबसे बोरिंग, सबसे मुश्किल टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। आई के बुक खोलेंगे तो उसमें उसके 22 सफ़े हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रोड्यूस किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से। अब कॉन्स्टिट्यूशन को समझना और उसकी निटिग्रिटी को समझना मजाक नहीं है, और बच्चे के लिए उस लेवल का सवाल नहीं है कि जिस लेवल की वो चीज़ें एज मिनिमम डाली गई है। तो इसीलिए इसको याद करना बहुत मुश्किल लगता है बच्चे को। वो देख के ही उसका आधा तो काम वहीं हो जाता है। रिमेनिंग जब रीड करना शुरू करता है तो कहता है भाई ये तो मैं छोड़, वो छोड़ के जाता है। तो होता क्या है छोड़ के जाने से? सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है ना पेपर में जाने का, वो खत्म हो जाता है कि मैं पेपर पास कर सकता हूँ। वो डर के जा रहा होता है कि पता नहीं क्या आएगा। अब क्योंकि छोड़ा हुआ है ना कुछ टॉपिक, तो अगर आ गया ना सवाल, तो बेशक वो 5 नंबर का या 8 नंबर का सवाल हो, बच्चा वहीं से एक स्टार्ट ही गलत होता है उसका। स्टार्ट ही इस चीज से करता है कि यार मेरा तो पेपर गया। तो इसको खत्म करने के लिए जरूरी है कोई चीज ना छोड़ी जाए। और मुझे पता था ये वो टॉपिक्स हैं जो आप खुद करने बैठेंगे, यानी खुद अगर लेक्चर सुन के भी करने बैठेंगे तो आपसे याद नहीं होगी। तो इसीलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज आपको, मैंने कहा था कि आपका टेंशन मेरे पे है, उस दिन कहा था ना कि मेरे पे टेंशन छोड़ दो, अब आप मेरा साथ दें, इंशाल्लाह ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। अब साथ किस तरह देंगे? 100% एफर्ट करेंगे याद करने की। याद कराना मेरा काम है। आप देखिए फर्स्ट टॉपिक ही सबसे तबाहकुन, तबाहकुन टॉपिक है। आपने देखा है? जिसने देखा है उसको अंदाजा होगा। मगर द वे मैंने इसको डिजाइन किया है, इसके चार्ट्स बनाए, आप हैरान हो जाएंगे कि इंटायर 22 सफ़े 40 मिनट से 50 मिनट में आप याद कर चुके होंगे, याद कर चुके होंगे। इसके लिए जरूरी पता है क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। घर पे बैठे हुए जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, शर्माए नहीं। कुछ जब मैं बोलूँ ना बोलो, तो बोलें, ताकि बोलने से ना आप
फिजिकली, इस मेंटली तो आप इन्वॉल्व हैं ही। आई एम श्योर कि 100% बच्चा जो इस वक्त मौजूद है ना, वो सारी दुनिया भूल चुका है, उसके जहन में सिर्फ पेपर ही है। मुझे पता है तुम फोकस हो चुके हो, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम जब पढ़ाने का मजा आता है। दिस इज द टाइम जब बच्चा 100% फोकस्ड होता है। और इस अप्रोच से अगर कोई पढ़ाई करे ना, जिस माइंडसेट में आजकल अब आप हो, यकीन करें आप रॉकेट साइंस भी सीख सकते हो, आप प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो, आप एआई की एलएलएम। ये वो माइंडसेट है जिसमें आपसे ना सबसे ज्यादा जो लर्निंग है वो हो रही होती है। तो ये तो कुछ भी नहीं है आज का टॉपिक, थ्योरी व्योरी कोई मसला ही नहीं आप लोगों के लिए। अब पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, फोकस रहेंगे। और जो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वो ज्यादा फायदा लेगा। सही है, स्टार्ट करें भाई, ऑनलाइन वाले स्टार्ट करें। ये लेक्चर्स यूट्यूब पे बिल्कुल बेटा स्टडी सॉल्यूशंस के पेज पे अपलोड हो जाते हैं। तो अगर आप रेडी हो तो मैं स्टार्ट करूं। चैप्टर 1 2 3 यानी इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स पे सीधा सवाल बनता है, सीधा। और आप देखेंगे कि जैसे वन ऑफ द बॉक्स जो मेरी शीट्स में है ना, मास्टर शीट्स में जो वन ऑफ द बॉक्स, सीधा सीधा सवाल होगा। वॉइस नोट्स आपने सुने मेरे, बस वो कवर कर लो। मैं आपको समझाता हूँ, ब्रेक में मैं आपको समझाता हूँ। सेल्स टैक्स थ्योरी पे भी जिसको प्रॉब्लम है, किसी भी थ्योरी पे, किसी भी टॉपिक पे जिसको प्रॉब्लम है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ताकि मैं आपको गाइड करूँ। मगर आज 5 टॉपिक पे फोकस रहेगा, आज इन्हीं पे फोकस होगा। हाँ, ब्रेक में गाइड करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, मगर आज के सिर्फ ये 5 टॉपिक्स हैं, इन पे फोकस रखते हैं। बाकी टॉपिक की भी आप टेंशन ना लें, गाइड करके समझा के आपको मैं कवर करा दूंगा। मैं एक चीज़ सिर्फ बताना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स थ्योरी के लिए मैंने 2011 से लेके 2025 तक सारे आने वाले सवालात का एक डॉक्यूमेंट बनाया है, और टॉपिकल पास्ट पेपर के नाम से उसको मैंने ग्रुप पे शेयर किया है। और उसमें हर सवाल का एक वॉइस नोट के थ्रू जवाब और रिवीजन करवाई है। ना सिर्फ जवाब बल्कि रिवीजन करवाई है कि इस सवाल के अंदर आके आपने क्या पूछा और क्या उसका जवाब है। ये वॉइस नोट के थ्रू 4 2 5 मिनट 3 मिनट में डिपेंड करता है टॉपिक पे, इंटायर आप सेल्स टैक्स की तैयारी वॉइस नोट से कर सकते हैं। पहले आप उन पास पेपर को देखें, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल्स टैक्स एक छोटा कोर्स है। वो आई के आप देखिए जरा सवालों को देखें तो सही आपको पता हो चल जाएगा कि एक एक सवाल 3 3 दफा रिपीट भी हुआ है। इसका मतलब सवाल तो इसी से आएंगे, सवाल तो आपके अटेम्प्ट में भी इन्हीं से आएंगे। तो अच्छे तरीके से इस पास पेपर को और मेरे वॉइस नोट्स को जो सुन लेगा तो उसकी तैयारी हो जाएगी। फिर उसको लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए कि अच्छा इसको मैं लिखूं कैसे। तो इसके फिर लिए आपको फिर मेरी मास्टर शीट का वो रेलिवेंट जो टॉपिक है जहाँ पे वो मौजूद है उसको गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि सबकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती कि खुद से लिख सके। तो उसको अल्फाज कहाँ से मिलेंगे, मेरी मास्टर शीट से। वहां जाए, रेलिवेंट टॉपिक को निकाल के और वहां से कवर करें। ठीक है, चलें आज के सेशन को बेटा स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा बोरिंग, मुश्किल और ना समझ आके ना याद होने वाले टॉपिक को। तो मैं सबसे पहले आपको मुश्किल इसलिए करवा रहा हूँ, बोरिंग इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपको साबित कर सकूं कि ना मुश्किल है ना बोरिंग है। असल मुश्किल और बोरिंग क्रिएट करता है आपका टीचर और आपकी बुक, जहां से आप सीख रहे हैं। जिससे आप सीख रहे हैं ना, वो अगर बोरिंग करना चाहे तो वो दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज को भी बोरिंग कर देता है, हमारी किताब। हमारी, क्योंकि ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम चीजें देख रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये कितना बोरिंग है या कितना इंटरेस्टिंग है या कितना मुश्किल है। नहीं याद हो सकता, क्यों नहीं याद होगा, आए जरा इसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि सब एक स्टेट, एक हुकूमत, ये जो आजकल है, आजकल जो हुकूमतें हैं हमेशा से ऐसी थोड़ी थी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक कहते हैं अवाम की हुकूमत को, हमेशा अवाम की हुकूमत थोड़ी थी। एक दौर था जब बादशाहों की हुकूमत भी थी। एक वक्त था कि बादशाहत, किंगडम्स इतनी पावरफुल हुआ करती थी कि बादशाह सलामत से बात करने से पहले बादशाह सलामत से अपनी जान की अमान लेते थे कि कहीं उसको गुस्सा आ गया तो ये मुझे मार देगा। तो उस वक्त उस बादशाह से कौन पूछेगा। तो बात कैसे करते थे, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। तो पहले वादा करके मारेगा नहीं, तो अब उसने जबान दे दी थी, तो जबान देने के बाद वो मारते नहीं थे। तो इसका मतलब है कि किंग्स ऑल पावरफुल हुआ करते थे। तो ये कैसे हुआ कि आज वो किंग्स खत्म ही हो गए। आज वो किंग्स को हम गालियां देते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता। देख रहे हो कितनी सोशल मीडिया पे गालियां पड़ती है। इसका मतलब है कि थोड़ी हुकूमत तो अवाम की है ना भाई। तो ये आया कैसे, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम आया। ठीक है, और ये शुरुआत हुई थी कहाँ से, बरतानिया से।
ठीक है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वहां से शुरुआत हुई। वहां का किंग, जो किंग होते थे, ये 15th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी। वहां के जो किंग्स होते थे, उन किंग्स की पावर्स आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होना शुरू हुई, और कुछ ट्रीटीज हुई, वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो किंग को आहिस्ता आहिस्ता से लोगों ने पूछना शुरू किया, ये जो खजाना है, ये जो ट्रेजरी है, ये आपकी जाति तो नहीं है ना? ये आपकी जाति तो नहीं है ना? चलो आप रात पे खर्च करो, महल बनाओ, सब कुछ करो, आप अपना किचन भी चलाओ, आप जो करना है करो, मगर ये पैसे की अकाउंटेबिलिटी तो दो। तो ये जब लेवल आया, तो किंग ने एक चालाकी की। किंग ने कहा, क्योंकि उसको पता था उसकी पावर कम हो चुकी है, किंग की पावर कम हो चुकी थी, अवाम रेवोल्यूशंस का डर होता है कि अवाम उठ खड़े हो या कोई बंदा निकलेगा मेरी हुकूमत खत्म कर देगा, वो किंग बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या किया, उस वक्त के किंग ने, उसने कहा भाई ठीक है, आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल सही है। तो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। ये बात हो रही है 15th सेंचुरी की। मगर वो बड़ा चालाक था। उसने क्या किया, एक अकाउंट, एक अकाउंट, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम आ चुका था, इस तरह नहीं जिस तरह आजकल है, नहीं, किसी एक रूडिमेंट्री फॉर्म में आ चुका था। तो उसने क्या किया, फंड्स अलग कर दिए, दो फंड्स, दो अकाउंट ऐसे बनाए अपने ट्रेजरी में जो सीक्रेट थे, जो छुपा लिए। एक लोगों को दिखाने के लिए, ये देखो भाई, मैं तुम्हें बात करने के लिए तैयार हूं, जवाब देने के लिए तैयार हूं कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। ठीक है, मगर दो अकाउंट ऐसे थे जो उसने सीक्रेट रखे अपनी जाति यूज के लिए। ठीक है, उस वक्त करप्शन नहीं बोलते थे इसको, आजकल अगर होता तो नेब उठा लेता ऐसे किंग को। तो हुआ ये कि दो अकाउंट जो छुपाए हुए थे ना, उसकी भनक लग गई लोगों को। तो फिर जब भनक लगी तो पीछे पड़ गए, और वो डिटेक्ट हो गए, अकाउंट्स डिटेक्ट हो गए। तो किंग को बोला ये क्या है, उस किंग को मजबूरन वो दो अकाउंट उस मेन अकाउंट के साथ मर्ज करने पड़े। तो क्या बन गया भाई, फेडरल, वर्ड क्या आया, ये है कंसोलिडेशन। वो कंसोलिडेशन आपकी नहीं, अकाउंट्स की भाई। वर्ड कंसोलिडेशन का मतलब है, वो 15th सेंचुरी में जो तीन अकाउंट मर्ज हुए थे ना, वो लफ्ज आज तक चला रहा है। वो कंसोलिडेटेड फंड यूके में होता था। अब चूंकि यूके ने यहाँ हुकूमत की थी, तो यहाँ हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी उसने अकाउंट बनाया था, हुकूमत का अकाउंट बनाया था, और उसको वो कहते थे सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड। क्या बोलते थे, पाकिस्तान बना, हम भी उसको सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड कहते थे। इंडिया आज भी उसको सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड बोलता है, मगर पाकिस्तान में वर्ड सेंट्रल की जगह फिर आहिस्ता आहिस्ता से एक लफ्ज आना शुरू हुआ, कौन सा, क्योंकि हम फेडरल स्टेट है, फेडरेशन है। तो बात वही है, सेंटर, सेंट्रल और फेडरल एक ही चीज है। तो हम नाम चेंज कर दिया हमने। तो अब मुझे बताएं, इजी है कि मुश्किल है? नाउ यू नो व्हाट इज फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक अकाउंट है, फंड है। भाई किसके पास मेंटेन होगा, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक, उसके पास एक अकाउंट है। आपके भी अकाउंट है ना, किसी का एचबीएल में होगा, किसी का एमसीबी में, किसी का यूबीएल में, है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी तो अकाउंट है ना, है ना, वो ये है। अब समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड किसको कहते हैं? गवर्नमेंट के पैसे किस अकाउंट में पड़े, उसको कहते हैं, ये कौमी खजाना है जिसको कहते हैं, वो पैसे पड़े वहां पे कैसे हो, ठीक हो हैं? टैक्स ही तो वहां जाता है, एवरीथिंग। आई समझ? अब मुझे बताएं, किसको लग रहा है कि ये टॉपिक इजी है? हैं? किसी को पता था ये किंग्स की बातों का? नहीं ना। ये इसलिए कि आप, ये वो एरिया है बेटा जिस एरिया में रिसर्च की जरूरत थी, वो कोई करता ही नहीं। अब सबसे पहली बात तो, आप दो फंड्स के नाम याद रखेंगे, दो अकाउंट्स के, गवर्नमेंट का एक अकाउंट नहीं है, दो अकाउंट्स हैं। एक कौन सा अकाउंट है, और दूसरा कौन सा अकाउंट है? बस अब ये नाम याद हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो करो याद। नंबर वन, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, मैंने कहा था एक्टिव रहना आपने मेरे से, हाँ? दूसरा, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, पब्लिक अकाउंट ऑफ, ये दो अकाउंट्स होंगे। अब दोनों में पैसे आएंगे, दोनों में पैसे आएंगे। ऑनलाइन बेटा स्क्रीन शेयर है आप सब बच्चों के साथ? जवेरिया बेटा बाकी सब बच्चों के साथ शेयर है, आप रिकनेक्ट करो। तो पहली चीज जो मैंने बता दी है
कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट है। आपको ये रट्टा लगाएंगे या समझ आ रहा है? तो जो देर से आए उनको क्या करूं, बाद में देख लोगे या अभी मुर्गा बनाऊं तुम लोगों को? हाँ भाई, इतनी बड़ी बात मैंने अभी अभी बताई है, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ऐसा था? क्यों रिपीट करूं? वाह 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 सर वापस जाएं जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो, सुनो सुनो सुनो, चलो भाई, जिसने बाद में ज्वाइन किया सुन ले। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं जैसे हम लोगों के बैंक में अकाउंट होते हैं। इसकी कहानी है, थोड़ा सा पार्ट देख लेना रिकॉर्डिंग में यार, बड़ी काम की बात बताई थी। मगर जल्दी जल्दी वापस जाता हूँ ताकि आप लोग भी ऑन बोर्ड हो जाओ। जैसे हम लोगों के अकाउंट होते हैं बैंक में, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी अकाउंट है। दो अकाउंट है जहां पे उसके पैसे आते हैं। एक का नाम पब्लिक, सामने लिखा है पब्लिक, इसको याद करना है, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन है। और अकाउंट लफ्ज देख रहे हो उसमें मौजूद है पब्लिक अकाउंट। ओके, जो कि वो है ही पब्लिक के लिए, हुकूमत होती पब्लिक के लिए, तो इसलिए पब्लिक बोलते हैं। पब्लिक सर्विस, सरकारी नौकरी को पब्लिक सर्विस कहते हैं। तो पब्लिक अकाउंट मतलब हुकूमत के अकाउंट। ओके, और दूसरे का नाम है वो कौन सा है? ये इसकी रीजन हिस्टोरिकल थी, इसको लफ्ज अकाउंट नहीं आया। इसकी रीजन थी कि ये अकाउंट हमें इस नाम का देके गया है कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश ने इसका नाम रखा था सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड। और इसका जब यूके में नाम था कंसोलिडेटेड फंड था। कंसोलिडेशन कैसे हुई थी? वो किंग्स किसी दौर में जब पावर लूज कर रहे थे तो लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया, तो उसने दो अकाउंट सीक्रेट रख दिए थे और उसको फिर वो मर्ज करने पड़े मेन अकाउंट से। तो ये अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंसोलिडेशन नहीं है, दिस इज नथिंग टू डू विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये उसका तीन अकाउंट के मर्ज होने की वजह से लफ्ज इस्तेमाल हुआ कंसोलिडेटेड। सही है भाई? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कितने अकाउंट्स हैं? दो। नाम क्या है? अब अकाउंट है तो पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे। तीन सोर्स से पैसे आएंगे, पांच जगह पे खर्च होंगे। ओके, ये तो याद हो जाएगा ना। अकाउंट में कितने सोर्स से पैसे आएंगे? तीन। तो पहले तीन याद करेंगे, मैंने कहा आज याद करके जाना है भाई एक्टिवली। तीन सोर्सेस से पैसे आएंगे, पांच जगह पे खर्च होंगे। तीन और पांच, दो अकाउंट, तीन जगह से पैसे आएंगे, पांच जगह पे खर्च होंगे। तीन जगह कौन सी है जहां से पैसे होंगे? इजी। सबसे बड़ा सोर्स होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो उसका पहला सोर्स है ऑल रेवेन्यूज। ऑल रेवेन्यूज, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होते हैं दो सोर्सेस से, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स एज अ रेवेन्यू सबसे बड़ा होगा, तो सारे टैक्सेस इस फंड में जाते हैं। देखिए जरा बॉक्स नंबर 1, पहला पैसा कहां से आ रहा है गवर्नमेंट का भाई? ऑल रेवेन्यूज। अब रेवेन्यू है दो किस्म के, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो दोनों इसमें आएंगे। तो टैक्स रेवेन्यू तो समझ आया, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर गुड्स और सर्विसेज बेचे, उसके अगेंस्ट जो फीस चार्ज करे, वो भी यहाँ आता है। तो सारी की सारी टैक्स रेवेन्यू नहीं है, थोड़ा सा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट के पार्क्स, गवर्नमेंट की पब्लिक सर्विसेज, उसमें अगर एंट्री फी है, अगर उसकी यूजेज फी है, वो भी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ना। वो यहाँ जाता है, वो कलेक्ट होके यहाँ इस अकाउंट में जाता है। एनपीओ गवर्नमेंट नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज यहाँ आएंगे। तो पहली बात आप क्या याद रखोगे भाई? फंड के नाम, नाम याद हो चुके हैं। क्या है नाम? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा पब्लिक अकाउंट, भाई मदरसे का माहौल होगा आज, बोलो। दूसरा, पहले फंड में पैसे कितने सोर्स से आएंगे, कहाँ कितने जगह खर्च होंगे? पहला क्या है? ऑल रेवेन्यूज। ये तो याद हो गया ना। अगर किसी को साथ में आईके की बुक देखता जाएगा, मुझे दुआएं देता रहेगा, क्योंकि बदतरीन वे में लिखी हुई चीज बहुत आसानी से आपको याद कराई जा रही है। समझ तो आ रही है ना, याद भी हो जाएगी। सेकंड सोर्स क्या है? हुकूमत ने अगर लोन रेज करना है, तो हुकूमत का दूसरा लोन, लोन भी तो चाहिए ना उसको। डोमेस्टिक इंटरनेशनल सोर्सेस से हुकूमत लोन भी लेती है। हाँ, तो वो भी पैसे कहाँ जाएंगे, किस अकाउंट में जाएंगे? आईएमएफ से ले, वर्ल्ड बैंक से ले, किसी कंट्री से ले, डोमेस्टिक सोर्सेज से ले, लोन भी तो पैसा आता है ना। तो वो पैसे भी तो कहाँ जाएंगे, किस अकाउंट में जाएंगे? इसी में। तो नंबर 2 है लोन रेज्ड। लोन रेज्ड, पहला क्या था? ऑल रेवेन्यूज। दूसरा क्या था? लोन रेज्ड। वो पैसे सारे इसी में जा रहे हैं ना भाई हुकूमत के। इसका मतलब गवर्नमेंट का मेन अकाउंट क्या कहलाएगा? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड।
सोर्सेस कौन से अब तक बताया हमने? दो। कौन से? ऑल रेवेन्यूज और, भाई यही तो है, लोन और रेवेन्यू और लोन। मगर एक और भी तो है, अगर हुकूमत ने लोन दिए थे तो वापसी के पैसे कहाँ होंगे? इसी अकाउंट में। तो तीसरा क्या है? लोन के पैसे वापस आना। तो रीपेमेंट ऑफ लोन, यहाँ में गवर्नमेंट ने लोन दिया हो किसी को, तो ये गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को लोन नहीं देती क्या? पाकिस्तान में लोग कहा माइक्रो बैंक्स वगैरह इस तरह करके लोन होते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट ने लोन दिए हैं विद इन द कंट्री, होता है गवर्नमेंट लोन देती है, तो उस केस में क्या होगा? पैसे वापसी कहाँ जाएगी? फेडरल कंसोलिडेटेड। अब आप मुझे बताएं, याद हुआ? बताएं, खुद बताएं। लोन की आखिरी बात के बाद नंबर 1 अकाउंट के नाम बताओ। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। पहले अकाउंट के सोर्सेज कितने हैं? कौन से? हो गया। इसी तरह होगा। याद हो रहा है ना? समझ के याद करेंगे तो इजी है। अब पैसे खर्च कहाँ होंगे? 5 जगह पे। 5 जगह पे खर्च होंगे, और छोड़ो इन बॉक्सेस को, तरीका मेरा है समझाने का, याद कराना मेरा काम है, आप सिर्फ एक्टिवली रहें। अब 5 जगह पे जो खर्च हो रहे हैं, उस 5 जगह को हम ऐसे याद बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे रट्टा लगा के, नहीं, समझ के और मेमोरी टेक्निक्स के जरिए याद रखेंगे। सही है? और आए इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं, ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं कि किस तरीके से आप इसको याद करेंगे कि खर्च कहाँ हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको छोड़ दें, टॉपिक ही भूल जाएं। हम अपने मुल्क की बात करते हैं, ताकि अपने मुल्क को अभी थोड़ा जिक्र करना चाहिए। गीबत हुई नहीं अब तक, थोड़ा सा गीबत से स्टार्ट करेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा। हाँ, ऐसा है ना? तो हाँ, तो थोड़ी सी गीबत भी कर लेते हैं अपने मुल्क की तरक्की की। ओके, चले भाई, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं। ऐसे ही मैं समझना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं? वाह वाह वाह, होते ही नहीं, होते ही नहीं है इलेक्शन। हाँ, ठीक है। आपके मुल्क में इलेक्शन नहीं होते? तो हुक्मरान, तो तुम लोग फिर लाइनों में खड़े होकर वोट क्यों देते हो? आप में से आप में से किस किस बेवकूफ ने वोट दिया है? दिया है? अच्छा, वोट दिया था। आप में से किस किस बेवकूफ ने वोट दिया जिंदगी में? मैंने आज तक नहीं दिया। मुझे पता है ना। मैं वोट दूंगा, क्या होगा? नहीं दूंगा। एनीवे, तो हाँ? मेरा वोट लग गया था, हाँ सही है। भाई, इलेक्शन की सरकारी अफसर हूं, तो इलेक्शन कंडक्ट करने की ड्यूटी जरूर की है। इलेक्शन कंडक्ट होता है ना, तो हमारी ड्यूटी लगती, एक दफा लगी थी, तो इलेक्शन कंडक्ट जरूर किया है। ठीक है? और पोलिंग स्टेशन क्या होता है, सारी चीजें पता है अंदरूनी तौर पे। हाँ, सारी चीजें पता है। इसीलिए जब हमने ड्यूटी की, अंदरूनी हम लोग थे, देखा कि किस तरीके से काम होता है, तो हमने कहा वोट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आज तक वोट दिया भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वाइफ एक दफा बोलती है, इलेक्शन जब लास्ट टाइम हुआ, वोट देना है। मैंने कहा चुप करके बैठ जा, इससे अच्छा है छोड़ दे इस वोट को। चले भाई, तो आपका जो इलेक्शन कौन कराता है? क्या बात है तेरी नॉलेज की यार, इलेक्शन कमीशन वाकई है इस मुल्क में? मेरा एक दोस्त है, वो वहां पे डिप्टी डिप्टी चेयरमैन बना हुआ है आजकल। मैं उससे बोलता हूँ इलेक्शन कमीशन है? कहते हैं, मुझे तो सैलरी मिलती है। ठीक है? तो बाहर चले, तो आप सही कह रहे हो, इलेक्शन कमीशन वाकई इलेक्शन कराता है। तो इलेक्शन कमीशन का हेड कौन है, जो उसको हेड करता है? नाम नहीं चाहिए राजा से, उसका नाम आप सही बता रहे थे। इलेक्शन, एक लफ्ज उसमें ऐड कर दो बस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, ये याद हो सकता है आपको? इलेक्शन कमीशन तो याद है ना? नहीं है? तो अडयाला याद कर लेना बस। अब तो याद हो ही जाएगा ना। तो क्यों वहां पे है? अगर इलेक्शन कमीशन और ये चीजें ना होती तो फिर क्या होता है? आई बात समझ? चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है, सही है जी, तो कौन इलेक्ट होता है फिर? MNMPS। ओके, चले मैं लिखूं इस बात को, ताकि आपको याद करा दूं। अच्छा भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखा है मैंने, सही? ये इलेक्शन कराता है, इलेक्शन हो गया। और उस इलेक्शन में लोग कौन से आ गए? नेशनल असेंबली के मेंबरान, नेशनल असेंबली आ गई। अच्छा, आपके पास सिर्फ नेशनल असेंबली है या आपके पास कोई सेनेट भी है? सेनेट है। उनको कैसे लाते हैं? वो नेशनल असेंबली के मेंबर और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसका, तो वो इलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आपका सेनेट बनता है। तो सेनेट आपका इस तरीके से आ गया।
अब मुझे बताएं, नेशनल असेंबली ने कोई कानून साजी की, कानून बनाया, सेनेट ने पास कर दिया, फिर कानून बनता है या किसी के पास जाता है? जाता है। चलो उसका भी नाम लिख देते हैं, मत नाराज ना हो जाए। ठीक है, प्रेसिडेंट। हाँ हाँ भाई, वो नाम अदब से लिया करो, हजरत अल्लामा मौलाना दामद बरकातुहू। ओके, चले। अब मुझे बताएं कि आपने ये ऐसे ही पढ़े तो रहे ही नहीं, हम पढ़ना किसको है, हम पढ़े थोड़ी है। ये चार चीज याद हो गई। शुरुआत किसने की शरारत की? चीफ इलेक्शन का। फिर सारा स्ट्रक्चर उसी के जरिए बना ना भाई। पहले कौन आया, फिर कौन, फिर कौन? पक्का याद हो गया? नहीं, अब मैं आपको समझाने के ये लफ्ज बोल रहा हूं, ठीक है। व्हाट इफ के ये सारे चोरी करें, कौन पकड़ेगा? व्हाट इफ के ये सारे चोरी करें, गड़बड़ करें, करप्शन करें, कौन पकड़ेगा? कोर्ट पकड़ेगी। कोर्ट कैसे पकड़ेगी? इलेक्शन कमिश्नर। मैंने कहा सारे। ओ भाई सारे, सारे सुनना, सारे। आपको पता है हमारे मुल्क में इस सब का ऑडिट होता है, सब का ऑडिट होता है भाई। उसको कहते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये एक ऑफिस है भाई। अरे तो कहाँ से आए तुम लोग हैं? ऑडिट में फॉर्मेलिटी के लिए होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है। मैंने हाईकेप में किसी वक्त ये बात बोली थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, और उसमें एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। सबसे बड़े एम्प्लॉयर के आप छोड़ के बैठे हो। और मैंने कहा था कि जी सब पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा जो ऑडिट करता है, अकाउंटिंग करता है, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो मैंने कहा ऑडिट होता कैसे होगा ठीक है, मैं तो गवर्नमेंट का बताऊं। तो मैंने उनको कहा था भाई आप मेरी देखें, मैं आपको बताऊं, अगर तारीख लिखी जाएगी ना, तो सीए के एक बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें मेरे तारीख दुनिया की कंट्रीब्यूशन है। एक मैं आपको और बात बताऊं, वन ऑफ माई कंट्रीब्यूशन, नॉट द सोल कंट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट माई सोल कंट्रीब्यूशन, जो अभी बताने वाला हूँ जिसमें मेरा भी पार्ट है, वो है कि आर्टिकलशिप गवर्नमेंट के इदारों में लाने के रूल्स बना दिया है कैप्टन। कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें से एक रूल बना दिया गया कि अब गवर्नमेंट के, पहला गवर्नमेंट का इदारा जिसमें आर्टिकलशिप शुरू हुई थी वो मैंने बनवाया था, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। उसके बाद आईकेएफ ने इसमें सारे गवर्नमेंट इदारों को लाने के लिए रूल्स ही बना दिए कि और इदारे भी आ सकते हैं। मैंने इनको कहा था भाई इधर इधर ये काम करें। ऑब्वियसली और लोगों की भी कंट्रीब्यूशन है इस तरफ, ठीक है, मगर मेरी भी इसमें है। तो इसका मतलब है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक भी नहीं उसमें। ओके, तो मैं सोचो तो सही, क्यों नहीं आप इनके पास ले जाते? मुल्क को बेहतर करना है ना, एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करनी है। आपके आर्टिकलशिप के हालात बुरे हुए हैं, तो आपको और भी तो ऐसे अच्छे इदारे लाने हैं ना जिसमें बच्चों को वो घर पे बैठे हुए क्वालिफाई किए हुए, जरूरी थोड़ी घर कोई फर्ग्यूसन में जाएगा, कोई तो किसी और फर्म में जाएगा ना, कोई तो इंडस्ट्री में जाएगा ना, तो वो घर पे क्यों बैठ गए? कैफ पास करने के बाद बच्चा घर बैठा हुआ है, कितने साल से? 2 साल। उसकी आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट हुई तो क्या कर रहा है वो? मैं तो हैरान हूँ। मैं होता ना आई कैप में तो मैं उसके घर जाके बैठ जाता, बेटा क्यों नहीं हुआ आपका, क्यों नहीं हुआ? एनीवे चले, क्योंकि एसईसी ऐसा करता है, आई एम टेलिंग यू, एसईसी ऐसा करता है। एसईसी पहुंच जाता है, बड़ा एक्टिव इदारा है एसईसी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ एसईसी की। एनीवे, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। कितने इदारे हैं तुम्हारे सामने? 5। पांचवा भी आ चुका है, कौन सा? उसने क्या किया? ऑडिट किया। क्यों ऑडिट किया? दया कुछ गड़बड़ ना हो, किया ना। और अगर ये पकड़े जाएंगे खुद को बचाने के लिए, अगर ये पकड़े जाएंगे खुद को बचाने के लिए कोर्ट जाएंगे, कोर्ट, कोर्ट, कोर्ट्स जाएंगे, तो सुपीरियर कोर्ट्स कौन सी हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट, और क्या है? हाई कोर्ट है ना, कोर्ट्स। तो इधर मैं लिखता हूं भाई कोर्ट, मगर, कोर्ट में, मगर अभी मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा विच कोर्ट, मगर यहां मैं लिख रहा हूं कोर्ट। तो कोर्ट को कौन चलाता है भाई? सबसे बड़ा जज कौन होता है? चीफ जस्टिस। अब आपके सामने कितने इदारे हैं? 6 इदारे हैं। इन 6 इदारों के बस मुझे हेड के ऑफिस के नाम बताओ, बंदों के नाम नहीं बताना।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब याद करना शुरू करो भाई, याद करना शुरू करो। इनके मुझे हेड्स के नाम चाहिए, हेड के, इन इदारों के। इदारे तो याद आ गए ना? कैसे याद किया आपने? सबसे पहले शरारत, नतीजा, दूसरा नतीजा, सबके ऊपर। गड़बड़ करें तो कौन पकड़ेगा? भागेंगे किस्त की तरफ। ले, हो गया याद आपको, सारा हो गया टॉपिक भाई, घर जाओ। इन 6 इदारों के मुझे हेड्स के नाम बताओ, हेड के नाम बताओ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब नाम याद रखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये क्या कहलाता है भाई? स्पीकर, शाबाश, स्पीकर। और इसके नीचे कौन होता है? डिप्टी स्पीकर। सेनेट में कौन होता है? चेयरमैन, 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 चेयरमैन। ओके, चेयरमैन, चेयरमैन। और इसके नीचे कौन होता है भाई? डिप्टी चेयरमैन। प्रेसिडेंट तो है ही प्रेसिडेंट, उसको कौन होगा? आए इधर ऑडिटर जनरल के ऑफिस में, हु इज दी हेड? ऑडिटर जनरल, एजी हिमसेल्फ। और उधर कौन होगा भाई? चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस हेड होगा ना, चीफ जस्टिस। कोर्ट, जजेस, तो इसके लिए लिखेंगे जजेस, इनके होंगे जजेस। सही है। मुझे सिर्फ दोबारा बताओ, अब रिपीट करो और बताओ कि 6 ऑफिस कौन से थे? चीफ इलेक्शन कमीशन, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट, ऑडिटर जनरल, कोर्ट। इनके हेड्स बताओ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जज, ऑडिटर, ऊपर जो प्रेसिडेंट, ऑडिटर जनरल और जजेस। बेटा आपकी ये देखें, अगर पहला बॉक्स देखेंगे, आपका पहला बॉक्स याद हो चुका है आपको। पहला बॉक्स याद हो चुका है। कैसे? ये देखें, अगर इस फंड से, किस फंड से? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से देखा जाए तो क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंडिचर होता है। यहां से देखा ना, 5 सोर्स के लिए पैसे निकलेंगे, तो पहला खर्चा किस चीज पे होगा मेरे बच्चों? ये रेम्यूनरेशन पे। किसकी? इन्हीं हेड्स की, जो मैंने नाम गिनवाया आपको, इनके पैसे निकलेंगे। ये देखो क्या लिखा है, किसके लिए पैसे निकल रहे हैं? प्रेसिडेंट के लिए। किसके लिए? जजेस के लिए। किसके लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। और किसके लिए? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। और हो गया याद पहला बॉक्स। ऑनलाइन वालों, एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। कहते हैं ऑडिटर जनरल तो बाकियों को ऑडिट करता है, उसको ऑडिट कौन करता है? नेब। अगला सवाल क्या बनेगा? नेब का ऑडिट कौन करता है? नेब का ऑडिट फरिश्ते करते हैं। समझ गए? नहीं, कोई फाइनल बॉस नहीं है। फाइनल बॉस वो है जिनका डाला आता है। आई बात समझ? भाई फाइनल बॉस इस मुल्क में वही है। इसीलिए उस बॉस का हम नाम नहीं लेते, 2 नाम हम नहीं लेते। हमें हमारे कल्चर ने मना किया है, इस कल्चर में 2 नाम नहीं लेते। एक फरिश्तों के, और बीवी अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती, है ना? बस ये 2 2 नाम नहीं लेना जिंदगी में। चलो आगे बढ़ो बेटा। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं, फर्स्ट बॉक्स याद आ गया? हो गया ना क्लियर? टेंशन कुछ रिलीज हो रहा है? ओ भाई, अगर थोड़ा एक्टिव रहोगे, सारे 5 टॉपिक याद करा के भेजूंगा आज। सेकंड बॉक्स भी याद हो चुका है आपको। सेकंड पैसे कहाँ खर्च होंगे? अब वापस आए, इधर देखें क्या लिखा है? प्रेसिडेंट के बाद खर्चा उसके रिलेटिंग टू उसके ऑफिस। का मतलब फर्स्ट बॉक्स में प्रेसिडेंट का ऑफिस भी कवर हो चुका है, बाकियों के ऑफिस कवर नहीं हुए। बाकियों के ऑफिस कहाँ कवर हुए? सेकंड में। सेकंड में बाकियों के ऑफिस आ गए। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एक ही चीज था। ऑफिस किसका? ये देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नंबर 2 में जा रहे हैं भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकलेंगे किस पे? इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन। किसकी रेम्यूनरेशन? ऑफिसर्स एंड सर्वेंट, यानी ऑफिस के खर्चे। ऑफिस के खर्चे होंगे ना, जो उनके ऑफिसर्स होंगे। ऑफिसर्स का मतलब जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। और सर्वेंट्स, तो इसका मतलब पूरा सेटअप किसके भाई? सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद। इसको, ये जो है ना कोर्ट्स, ये है क्योंकि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, तो फेडरल कोर्ट्स। यहां पे क्या लिखा है? फेडरल कोर्ट्स। फेडरल कोर्ट्स है 3। फेडरल कोर्ट्स है 3। एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट, एक का नाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक का नाम है फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट इनके, और हाई कोर्ट्स प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं। बाकी सारे कोर्ट्स प्रोविंशियल होते हैं।
तो यहाँ पे आप क्या समझोगे, कौन से कोर्ट्स के खर्चे हैं? फेडरल कोर्ट्स के खर्चे हैं। उसके बाद कौन सा है, किसका ऑफिस, ऑफिस का खर्चा आ रहा है इस वक्त, किसका, इलेक्शन कमीशन का। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट का खर्चा है, किसकी सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट मींस ऑफिस, किसका, सेनेट और नेशनल असेंबली का। और ऑडिटर जनरल के डिपार्टमेंट का। इसका मतलब बॉक्स नंबर 2 में किसके खर्चे थे, 5 ऑफिस के, 5 ऑफिस के। कौन से 5 ऑफिस हैं? ऑर्डर इसको छोड़ दो, ऑर्डर अपना बनाओ, जैसे याद किया था वैसे ही। नहीं, हाँ वहां से चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट किसका, नेशनल असेंबली। सेक्रेटेरिएट किसका, ऑफिस के नाम है ना, उसको सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। सेनेट, और क्या, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इस बॉक्स में नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही हो चुका था, फर्स्ट एंट्री में मौजूद था। और इसके बाद ऑडिटर जनरल, और उसके बाद कोर्ट्स। क्या आप कह सकते हो कि आपको 2 बॉक्स याद हो चुके हैं? अब मैं दोहरा, ताकि आपको पक्का हो जाए, बताता हूं। तो फंड्स कौन से थे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और कितने सोर्स से पैसे आएंगे, और वो कौन से हैं, कितने सोर्स पे पैसे जाएंगे, पहला और दूसरा, पहला कौन सा है, किसकी रेम्यूनरेशन, प्रेसिडेंट एंड हिज ऑफिस। ओके, ऑर्डर अपनी मर्जी से रखो, जो मैंने कहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना, ऑर्डर क्या होगा, स्पीकर, ऑफिसर्स बताओ ना, ऑफिसर्स बताओ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी, और प्रेसिडेंट एंड हिज ऑफिस, फिर ऑडिटर जनरल, और फिर कोर्ट्स नहीं, जजेस। अब जजेस, ठीक है भाई, क्लियर। सेकंड बॉक्स में क्या था, एक को छोड़ के रिमेनिंग 5 के ऑफिसर्स, किसे छोड़े, क्यों छोड़े, हो गया आपका। आप में से किसे किसे याद हो चुका है, याद, समझ के नहीं, याद हो चुका ना, याद हो गया। नंबर 3, अब जाएंगे इस अकाउंट, पैसे लिए थे तो आए कहां से थे, पैसे लिए थे तो फंड में आए कहां से, उसमें दूसरा सोर्स क्या था, तो वापस भी तो करोगे ना, तो यहीं से वापस होगा भाई, इसी अकाउंट से निकलेगा। तो क्या होगा, ऑल लोन की वापसी यहां से होगी। अब लोन की वापसी कैसे होगी, हर तरीके का लोन यहां से वापस जाएगा, उससे लिंक्ड रिलेटेड एक्सपेंस भी जाएंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी यहां से जाएगा, इंटरेस्ट भी यहां से जाएगा, चार्जेस भी यहां से जाएंगे। ये चार्जेस क्या है, अगर लोन लेने के लिए कंसल्टेंसी लेनी पड़ी थी, हुकूमत को ऐसे तो लोन नहीं मिल जाता, हुकूमत को उस पर काम करना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो सारे क्या, ऑल डेट चार्जेस फॉर विच फेडरल गवर्नमेंट इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और सिंकिंग फंड चार्जेस, और रीपेमेंट, रीपेमेंट प्रिंसिपल की होती है, रीपेमेंट और एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन प्रिंसिपल की होती है, वापस होता है, एंड अदर एक्सपेंडिचर जो इन कनेक्शन विथ रेजिंग होता है। इसका मतलब सिंपली बोलूं 3 एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, 3 अमाउंट्स, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और सिंकिंग फंड नहीं बोलो, तीसरा क्या है, चार्जेस, अगर चार्जेस पे की हैं, फीस वगैरह पे की हैं। सिंकिंग फंड बता दूं क्या है, तो याद कैसे करेंगे, 3 अमाउंट्स, नंबर 1 प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर 2 इंटरेस्ट, नंबर 3 चार्जेस। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सिंकिंग फंड। भाई सिंकिंग फंड, ऑनलाइन बेटा सारी चीजें याद हो रही हैं, आप लोग कंफर्म करते जाएं। सिंकिंग फंड क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि लोन रीपे करने के मुख्तलिफ, सिंकिंग फंड अकाउंटिंग में अलग मीनिंग में इस्तेमाल होता है, फाइनेंस में अलग मीनिंग में इस्तेमाल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, गवर्नमेंट में अलग मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसको जो चलाते हैं ना लोग गवर्नमेंट के, उनमें से मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, तो मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था, मैंने उनसे पूछा ये सिंकिंग फंड तुम लोगों के पास क्या है, उन्होंने कहा हम लोन एक दिन में तो पे थोड़ी करते हैं, सिंकिंग फंड से पे करते हैं। सिंकिंग फंड क्या है, सिंकिंग फंड में क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप करके जमा होना, सिंकिंग फंड की यहाँ मीनिंग क्या है, हर दफा। अब देखें आईएमएफ को सडनली हमें एक बड़े पैसे, रीशेड्यूल होता है लोन, चाइना का लोन रीशेड्यूल हो गया भाई, अब हमें ये लोन कब देना है, ये लोन देना है 2026 में, तो 26 में कहां से दोगे, तो फंड थोड़ा थोड़ा करके वो जमा करते, तो पैसे निकलते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, कहां जाते हैं, सिंकिंग फंड में, सिंकिंग फंड से पे होते, मगर है प्रिंसिपल की पेमेंट,
है इंटरेस्ट की पेमेंट, है चार्जेस की पेमेंट। इसमें वर्ड एमोटाइजेशन हुआ है, एमोटाइजेशन के थोड़ा थोड़ा करके वापस होना, थोड़ा थोड़ा करके। ये अकाउंटिंग टर्म्स नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स है। जैसे हम टोटल एक्सपेंडिचर उठाते हैं लाख, 10% एमोटाइज एवरी ईयर, तो एमोटाइजेशन है ना, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे ही इसमें प्रिंसिपल अमाउंट एमोटाइज होता है। एमोटाइज का मतलब यहाँ के उसको पे करना, थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस होना। क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट था 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ गया, अगला 1 करोड़ गया, 1 करोड़ गया, 7 रह गया, इस तरह उसको एमोटाइज किया जाता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, अकाउंटिंग और फाइनेंस की नहीं है। इन अदर वर्ड्स वही मीनिंग निकलेगी जो मैंने बताई कि तीसरे बॉक्स में क्या यहां से निकल रहा है, 3 अमाउंट्स, लोन का, प्रिंसिपल की रीपेमेंट, इंटरेस्ट की रीपेमेंट, और ये चार्जेस क्या है, कंसल्टेंसी और मुख्तलिफ जो चार्जेस अगर लगती हैं, सब, एवरीथिंग एवरीथिंग कनेक्टेड विथ लोन, किसी को कमीशन देना पड़ा, सब शामिल है। सही है भाई। नंबर 3, ऑनलाइन बेटा ऑल इज क्लियर, काइंडली कंफर्म करो मेरे बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें, आपको चीजें याद हो गई हैं। नंबर 3 क्लियर है। अब नंबर 4 ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला आ जाए, क्योंकि उस पर केस हुआ था और हुकूमत पाकिस्तान केस हार गई, और उस बंदे को, लिटिगेंट को, कोई पेमेंट करनी पड़े एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिसीजन, तो पैसे कहां से निकलेंगे? यहां से, यहां से। तो क्या लिखा है, एनी सम, जो किसे पे करना पड़ा, गवर्नमेंट को, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट है, कोर्ट की जजमेंट है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की डिग्री है, कोर्ट ने अवार्ड किया है वो, क्योंकि वो बंदा केस जीत गया है। अब इसमें हुकूमत के खिलाफ एक बंदे ने केस फाइल किया कि मुझे इन्होंने नौकरी से निकाल दिया है, मुझे पैसे दिलाओ। एक ने केस फाइल किया कि जी इन्होंने मेरी जमीन को नुकसान पहुंचाया। कैसे नुकसान पहुंचाया? इन्होंने डैम बना दिया, मेरी जमीन तबाह हो गई, पैसे दिलाओ। उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझसे जबरदस्ती ये घर छीना, क्योंकि यहाँ पे इनको हाईवे बनाना था, तो मुझे पैसे दिलाओ। इट कैन बी एनीथिंग। मगर अगर एज ए रिजल्ट कोर्ट में वो जीत जाए और कोर्ट ऑर्डर कर दे कि इसको पेमेंट करो, तो पेमेंट कहां से रिलीज होगी? इसी फंड से। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? सम अंडर जजमेंट, कोर्ट जजमेंट, सम पेड अंडर कोर्ट जजमेंट। क्लियर है? याद हो जाएगा। और आखिरी क्या है? एनी अदर सम। एनी अदर सम में बजट के बाकी सारे खर्चे आ जाते हैं। एनी अदर सम कौन सा? जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, एनी अदर सम जो एक्ट के जरिए निकाले जाएं, कोई ऐसा कानून बने। तो भाई हर साल बजट जो आता है वो क्या है? बजट के पैसे आखिरी कॉलम के जरिए निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बजट भी जो पैसे खर्च करता है इसी फंड से करता है। इसका मतलब मुल्क का सारा खर्चा इसी फंड से होता है। अब मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट, इस 2 मिनट में इसको पक्का करें। पहले 2 फंड के नाम याद रखें, उसके बाद जो पहले फंड में 3 पैसे आते हैं और 5 पैसे जाते हैं, ये रिकॉल करें। और जब बगैर देखे आप रिकॉल कर पाओगे तो मैं कहूंगा गुड जॉब, आपका काम हो चुका है। एक सवाल पक्का जो आ सकता है आपने याद कर लिया, आपने याद कर लिया। इसी तरह के डिस्कस द प्रोविजंस of the constitution with respect to federal consolidated fund and public account of the federation। तो मैंने 2 मिनट दिए आपको, करो ना रिवाइज, करो। जब तक आप रिवाइज कर लो, जल्दी जल्दी 2 मिनट दे रहा हूं जी, बेटा पूछो। ऑल मनी कहां लिखा है? अच्छा, ऑल मनी रिसीव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट के बाद क्या लिखा है? इसका मतलब है कि पैसे जो वापस आएंगे गवर्नमेंट की, लोन जो गवर्नमेंट ने दिया था उसकी रीपेमेंट के वक्त। सिंपल वर्ड्स में, जब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है उसकी वापसी होगी तो इस फंड में जमा होगी। हाँ क्यों नहीं बेटा, गवर्नमेंट फंडिंग करती है बहुत सारे, विद इन द कंट्री करती है, दूसरे मुल्कों की बात नहीं करेगी। ये बॉक्सेस आपको फ्लो चार्ट और मेंटल पिक्चर दे रहे हैं, इसके अलावा इसकी कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका जब सवाल का जवाब आएगा, अल्लाह के वास्ते बॉक्स नहीं बनाना भाई, है तुम्हें याद कराने के लिए है, याद हो गए ना? अगर मैं आई कैप की बुक खोलो, याद करके दिखाओ मुझे, देखा है आपने इस टॉपिक को? उसके उस आपने जो आम पैराग्राफिंग है वैसे लिखना है।
सवाल आएगा ना तो पैराग्राफिंग लिखना, लिस्टें बनाना, 1 2 3 करके लिखना, पूरे पूरे जुमले लिखना, बॉक्स नहीं बनाना। बॉक्स तुम्हें मेंटल पिक्चर देने के लिए मेमोरी टेक्निक है मेरी। कोई इसकी वजह से कोई प्रायोरिटी नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है। मैंने किसी वक्त बोला कि ये प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें लिखी हैं बड़ी मुश्किल है, उसको याद कराने का तरीका है। क्लियर बेटा? 2 मिनट तुम्हारे में से 1 मिनट जा चुका है तुम्हारे सवाल की वजह से, रिमेनिंग 1 मिनट में जल्दी रिवाइज करो। और मुझे कंफर्म करते जाएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि आपने ये टॉपिक कवर कर लिया, आपको याद हो चुका है। बगैर देखे याद करना है, पहले रिवाइज करो फिर बगैर देखे रिकॉल करो। हो जाएगा ना? अगर हो गया ना तो घर जाके एक दफा रिवाइज करोगे, फिर कल रिवाइज करोगे, परसों रिवाइज करोगे, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, इतना पक्का हो चुका होगा आपका। अभी रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि फौरी ज्यादा भूलने के चांस होते हैं, उसको रोकना पहले फौरी होता है। फौरी रोक लो, आपका नहीं भूलेगा फिर। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे याद रखना है। उसमें याद रखें, कुछ टर्म्स को भी रिकॉल करें, मगर जहां अपने लफ्ज इस्तेमाल करके क्लियरली बात कर सकते हो तो अपने लफ्ज भी यूज कर सकते हो। ठीक है उमेर? ऑनलाइन उमेर, ठीक है बेटा? कैपिटल की अमोर्टाइजेशन, कैपिटल का मतलब यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट है, उसकी रीपेमेंट अमोर्टाइजेशन। क्योंकि आप अकाउंटिंग की नॉलेज से जबरदस्ती अकाउंटिंग घुसाने की कोशिश कर रहे हो उधर, तो ये ना अकाउंटिंग है ना यहाँ। भाई ये दूसरी चीज है। आप देखिए, जब खुद पढ़ रहे होते हैं ना इसको याद करने के लिए, ऐसा काम करते हैं। कैपिटल के अमोर्टाइजेशन मतलब ये कैसे होगा, कैपिटल कैसे अमोर्टाइज होता है? ओ भाई, अकाउंटिंग थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, ये अलग ही चीज है। ये कब बना था? 19, नहीं, ये बना था 1935 में। ये उस वक्त से चला आ रहा है भाई, उससे पहले भी ये टर्म्स यूज होते थे। तो फिर दूसरी मीनिंग में यूज होते थे ना, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी मीनिंग में यूज हो। बॉस को क्या बोलते हैं आजकल? बीवी। तो कोई टर्म किसी के लिए भी यूज हो सकता है, आपकी मर्जी है। हो गया पक्का? उमेर बेटा, मैंने आपको रिप्लाई किया था कि आप अपने लफ्ज भी यूज कर सकते हो, मगर टर्म्स जहां जहां होंगे वो रिटेन करोगे। बेटा क्लियर है? बाकी एज ए जैसे मैंने कहा है वैसे ही याद करेंगे। हो गया बेटा? कंफर्म? बढ़े आगे? चलें आगे बढ़े बच्चों। ऑल मनी इज डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट, आगे क्यों बढ़े हो शुएब? तू गुमराह हो चुका है, मुर्शिद से आगे बढ़ गया है वो। रुको बेटा, मैं वहां मैंने कवर ही नहीं किया। अच्छा बच्चा, ये तो हो गया पहला फंड। दूसरे फंड में आएंगे तो पैसे आ रहे हैं, जा नहीं रहे, क्योंकि उससे खर्च नहीं हो सकते, उससे पैसे एक्सपेंडिचर नहीं हो सकते। वो पैसे गवर्नमेंट के पास आते जरूर हैं, मगर किसी और के होते हैं, तो लौटाने होते हैं। ये उसके खुद के पैसे नहीं है, इसमें ये जो पैसे होंगे वो लौटाने पड़ेंगे, तो इसलिए एक किस्म की पार्किंग है। वो सेकंड फंड एक किस्म की डिपॉजिट है, खर्चे के लिए नहीं है, इसलिए उसमें डाउनवर्ड बॉक्स एक भी नहीं है। अब पैसे कौन से आएंगे ये सुन लो। सबसे पहले पैसे आते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे, बेटा सरमत लाइनें लगा रहे हो तुम, लगाओ तो अच्छी सी लगाओ, ठीक है? ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं लगाओ स्क्रीन पे। तो पहली चीज क्या है? ऑल अदर। अदर का मतलब क्या? वो तीन के अलावा। कौन सी तीन? ऊपर वाली। जो पैसे तीन आ रहे, रेवेन्यू, लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, इनके अलावा अगर कोई पैसे हैं जो गवर्नमेंट रिसीव करेगी तो भी इस फंड में आएगा, सुप्रीम कोर्ट रिसीव करेगी तो भी इस फंड में आएगा, और अगर कोई और कोर्ट करेगी, यानी कौन सी कोर्ट? फेडरल कोर्ट। तो इसके अलावा कोर्ट्स कौन सी हैं बताओ? मैंने 3 नाम लिए थे भाई। हाई कोर्ट कौन सा? इस्लामाबाद। और फेडरल शरीफ कोर्ट। बस, इसका मतलब है नीचे ना 3 बॉक्स नहीं 2 हैं, फेडरल गवर्नमेंट और कोर्ट्स, फेडरल कोर्ट्स। बस, उसमें सुप्रीम कोर्ट को अलग करना और बाकी कोर्ट्स को अलग करना जरूरी नहीं है। 2 चीजें भी करोगे तो करेक्ट होगा जवाब। क्या? कि सारे वो पैसे जो 3 को छोड़ के आएंगे, उन 3 अमाउंट्स को छोड़ के आएंगे, हुकूमत ने या फेडरल कोर्ट्स ने सेकेंड अकाउंट में जाएंगे। और वो कौन सा है? क्योंकि ये पैसे गवर्नमेंट जब रिसीव करेगी तो रेवेन्यू भी ना हो, लोन भी ना हो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करती है, लायबिलिटी होती है वो, ना वो रेवेन्यू है ना लोन है। तो जब आप रोड बनाते हो, कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहते हो? 2 करोड़ रुपए जमा कराओ, फिर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे,
भाई 2 करोड़ रुपए मैं क्यों जमा कराऊं, 10 करोड़ मैंने तुमसे लेने हैं। तुम क्वालिटी वर्क करोगे कि नहीं, तुम्हारे पैसे भी तो पड़े रहे मेरे पास। कल अधूरा रोड बना के पैसे लेके भाग जाओ तो कहां से ढूंढूंगा। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में पैसे रिसीव करते हैं, वो पड़े रहेंगे। जब रोड बन जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी डिपॉजिट रिलीज करते हैं। इसीलिए पैसे आएंगे तो सही, खर्च नहीं हो सकते। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फंड्स हुकूमत के पास होते हैं, प्रोविडेंट फंड, वो फंड्स है ना हुकूमत पाकिस्तान में, वो जमा तो होते हैं मगर खर्च नहीं होते, लोगों को दिए जाएंगे। इसीलिए डाउनवर्ड बॉक्स नहीं बने, क्योंकि खर्च यहां से हो ही नहीं सकते। डाउनवर्ड बॉक्स मैंने एक्सपेंडिचर के लिए बनाया था। इसका मतलब पब्लिक अकाउंट में सिर्फ 2 किस्म के या 3 किस्म के पैसे आ सकते हैं, फिर वापस होंगे, खर्च नहीं होंगे। और वो 2 किस्म के पैसे कौन से हैं? ये वो अमाउंट्स हैं जो 3 को छोड़ के आएंगे, हुकूमत लेगी या फेडरल कोर्ट्स लेंगे। याद हो गया? करें याद, कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक, 2 तो कंप्लीट हो गए। वो रेवेन्यू है ना, गिफ्ट्स वगैरह अगर हुक्मरानों को मिलते हैं, वो जमा कराते हैं, तो गिफ्ट पड़े पड़े होते हैं, मगर उसका रूल क्या है, उसको बेच के गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा करने। अब गवर्नमेंट का खजाना कहाँ होगा, जहां से खर्च होंगे, तो वो कंसोलिडेटेड फंड है। ठीक है बेटा। सबसे पहली बात, आप लोग टॉपिक से हटा के अगर चाहते हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आज मुझे चीजें याद करानी है। तो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियां मिलती हैं, वो मेरी तरफ आ रहा है, देख रहे हो? ओ भाई, हमें भी पता है तो किधर जा रहा है। गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियां मिलती हैं, जो आपको गाड़ी मिली हुई है, तो ओ भाई, प्रोविंशियल, सारे कोर्स प्रोविंशियल होते हैं बेटा, बाकी सारे कोर्स प्रोविंशियल हैं। अच्छा मेरे बच्चों, अब आप ना ये देखें, एक तीसरा टॉपिक भी है जो इस फंड से लिंक है। ये देखें, इससे लिंक है, ये देखो इससे मैंने लिंक किया हुआ इस बॉक्स को, और वही इससे भी लिंक है। इसका मतलब तीसरा टॉपिक इन दोनों से लिंक है, दोनों फंड से लिंक है। अब तीसरा टॉपिक क्या है, उसको छोड़ दो, मैं आपको बताता हूं, बगैर बगैर पढ़ाई याद करा दूंगा, छोड़े पढ़ते नहीं इसको। अगर फंड बने तो आज थोड़ी बने, ये तो जब पुराना दौर था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो 1973 में ये बने थे। ये रूल्स जब बनाए गए तो 1973 14 अगस्त से इंप्लीमेंट होना शुरू हुए। तो उस वक्त एक बात कही गई कि भाई ये जो 2 फंड्स होंगे गवर्नमेंट के, 2 अकाउंट है गवर्नमेंट के, मेंटेन कौन करेगा? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेंटेन करेगी या स्टेट बैंक मेंटेन करेगा? इसका भी तो फैसला करना है। फिर जो पैसे आ रहे हैं उसको डिपॉजिट करने का तरीका क्या है, और अगर पैसे निकल रहे हैं तो उसको विथड्रॉ करने का तरीका क्या है? तो मैंने 3 लफ्ज इस्तेमाल किया अभी, 3 लफ्ज इस्तेमाल किए। नंबर 1, कस्टडी किसके पास होगी इन फंड्स की? पेमेंट इनमें यानी डिपॉजिट कैसे होगा और विथड्रॉल कैसे होगा? 3 लफ्ज बस पक्के कर लो। कौन से? कस्टडी, पेमेंट और ये दोनों फंड्स के लिए अलग अलग लिखेंगे तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 6। आगे जाएं तो फंड का नाम चेंज करके दोबारा रिपीट हो रहा है, क्या? कस्टडी। अब दूसरे फंड की कस्टडी, पेमेंट दूसरे फंड में पेमेंट, विथड्रॉल दूसरे फंड में पेमेंट। इसका मतलब है 3 लफ्ज रिपीट होके 6 हो गए। और आखिरी चीज क्या है? कनेक्टेड मैटर्स। और कनेक्टेड किससे? इससे कनेक्टेड, इन चीजों से कनेक्टेड, इन 3 चीजों से, 6 चीजों से कनेक्टेड मैटर्स। अब कनेक्टेड को इंसिलरी भी कहते हैं, तो कनेक्टेड मैटर्स या एंसिलरी मैटर्स। तो कनेक्टेड और एंसिलरी मैटर्स का मतलब है और अगर चीजें जो इस काम के लिए जरूरी हों वो भी शामिल होंगी। तो कहता है ये 7 चीजें, कितनी चीजें? पहले 7 गिनवाओ। किसकी? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की। दूसरा, पेमेंट इनटू किसमें? किसमें? फेडरल कंसोलिडेटेड, फेडरल कंसोलिडेटेड। तीसरा, कहां से? फेडरल का। फिर आगे यही 3 चीजें बोलोगे किसके लिए? पब्लिक होंगे। और आखिरी क्या है? कनेक्टेड, एनी अदर कनेक्टेड मैटर। कहता है ये कैसे डिसाइड होगा भाई? कहता है इसको डिसाइड करने का तरीका होगा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा और उसके जरिए ही ये चीजें डिसाइड होंगी, यानी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये इसकी तफसील पार्लियामेंट देगी। और जब तक पार्लियामेंट ये काम करेगी तब तक ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट।
रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट, यानी काम कितने हैं? 7। काम कितने हैं? 7। कस्टडी किसको दी जाए, पेमेंट इसमें कैसे हो, विथड्रॉल इसमें से कैसे हो, और कनेक्टेड मैटर्स। तो ये सब फैसला पार्लियामेंट करेगी एक्ट बना के, इसके लिए एक्ट बनेगा, और जब तक वो बने प्रेसिडेंट। याद हो गया? आपका पूरा टॉपिक हो चुका है मुकम्मल। और अगर ये टॉपिक आपको याद हो चुका है तो आपको अब बोनस मिलने जा रहा है। बोनस ये है, यही फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, यही पब्लिक अकाउंट प्रोविंशियल भी है। और आईकेएफ की बुक में पहले फेडरल, फिर थोड़ा आगे चलेंगे प्रोविंशियल लिखा है। मगर मजे की बात यह है कि कोई एक पॉइंट का फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या है, फेडरल की जगह प्रोविंशियल है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर है। सिर्फ थोड़ी सी अक्ल से उसको देखोगे ना तो एग्जैक्ट सेम है, कोई फर्क नहीं। मिनिस्टर कहीं पे भी टर्म यूज होगा इसमें बॉक्स में नहीं है, मगर मैं क्या बता रहा हूं, फेडरेशन के लिए जो बातें कही गई हैं वो मिनिमम प्रोविंस के लिए भी है। तो इसको पढ़ते जा रहे हो, मतलब 2 टॉपिक पढ़ते जा रहे हो। जहां पे आगे चल के आ रहा है बजट, उसमें प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आता है, तो प्रोविंशियल बजट में चीफ मिनिस्टर का जिक्र होगा। भाई अब आप, मैं 2 मिनट नहीं दे रहा आपको, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से पूरा टॉपिक रिवाइज करो, जल्दी, फास्ट फास्ट, कोशिश करना बगैर देखे। फातिमा बेटा, आप ने मेरे जो ग्रुप पे वॉइस नोट्स देखे और सेल्स टैक्स टॉपिकल हैंडआउट देखा है आपने? कंफर्म करो। कल ज्वाइन किया आपने? बेटा मेरा प्लीज एक काम कर लो, मुझे अभी फौरी से ना तुम एक काम करो, अपना नाम मैसेज करो मेरे नंबर पे। चले भाई, जल्दी जल्दी बताएं। हो गया? 1 मिनट दिया था आपको, हो गया पक्का? कौन कह सकता है कि आपको याद हो चुका है? बेटा अपना नाम अभी भेज दे ताकि मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये सारा। ठीक है। चलो भाई, टॉपिक नंबर 2, पहला टॉपिक हो चुका है आपका, टॉपिक नंबर 2। अच्छा, अब टॉपिक नंबर 2 है आपका फेडरल बजट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरल बजट। फेडरल बजट पे भी सवाल बन सकता है, जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा उस पे भी बन सकता है। 4 टॉपिक हैं इसके अंदर जिस पे सवाल बन सकता है। तो पहला आपका हो चुका है, सेकंड पे आप आते। सबसे पहले टॉपिक है फेडरल बजट मेकिंग। इसमें सबसे पहले हम टॉप लाइन को याद करेंगे ऊपर, और बगैर पढ़े याद करेंगे। हमें टेंशन कोई नहीं है क्योंकि ये लॉजिकल चीजें। कौन सा बजट है? फेडरल। तो ये बजट बनाएगा कौन? बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट किसने कहा? गलत। उसका ड्राफ्ट बनाना। बजट होता क्या है? बजट होता है बेटा रेवेन्यूज कहां से आएंगे, एक्सपेंडिचर कहां होगा, उसका एस्टिमेट। ऐसा है ना? इसी को बोलते हैं ना बजट। पैसे कहां से आए और कहां खर्च हुए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट है। मगर कहां से आएंगे और कहां खर्च होंगे, ये बजट है। और ये आएंगे और खर्च होंगे एस्टिमेट्स होते हैं। बजट है, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? ये एक्चुअल बनाने वाले का नाम क्या होगा? अब आपको याद करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? फेडरल गवर्नमेंट। ये फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, पार्लियामेंट नहीं कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कहेंगे, इवन मिनिस्टर भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? फेडरल गवर्नमेंट। ओके। फिर फेडरल गवर्नमेंट ये बजट साल में कितनी दफा बनाएगा? 1 दफा। तो एनुअली ये बजट बनाया जाता है। हुकूमत का काम क्या है? इसे बना के प्रेजेंट करना। वर्ड क्या है? कहां प्रेजेंट करना? नेशनल असेंबली। अब मैं आपसे पूछता हूं, बनाएगा कौन? और बना के क्या करेंगे?
नेशनल असेंबली पेश करती है। बजट बनाने का काम हुकूमत का है, फिर पेश करेंगे नेशनल असेंबली के सामने, सेनेट के सामने नहीं पेश होता। ये वो बजट सिर्फ और सिर्फ एक असेंबली के हाउस में आ जाता है और वो नेशनल असेंबली है। सेनेट उस पर डिस्कशन कर सकता है, अपना फीडबैक दे सकता है, सेनेट की पावर नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में ये जाएगा और वहीं पे पास होगा। अब फेडरल गवर्नमेंट एन्युअली ये बजट एक स्टेटमेंट है, वो पेश किस फॉर्म में पेश करता है? स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, बजट कौन बनाता है? बना के क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे किसके पास? किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? एनुअल बजट स्टेटमेंट में। उसका फॉर्म एक स्टेटमेंट होता है। अब ये स्टेटमेंट आपने देखा है कभी? स्टेटमेंट देखा है? आप जो स्टेटमेंट देखते हो ना, बजट सिंगल पेज देखते हैं आप, बजट स्टेटमेंट अभी जो हुआ था, ये गाना चलना चाहिए बेटा। ये आपका बजट का स्टेटमेंट है। टैक्स रेवेन्यूज, ये टैक्स रेवेन्यूज कहाँ से आए, नॉन टैक्स रेवेन्यूज कहाँ पे खर्चा होगा, ये आपकी बजट की पिक्चर है, डेफिसिट। फिर इसके बाद भारत, तो एक स्टेटमेंट जो आपको नजर आती है ना, ये बजट स्टेटमेंट है। मगर इसके साथ एक एक प्रोजेक्ट, एक एक चीज डिटेल में होती है। ये बजट कौन बनाएगा? इस दफा पैसे कितने चाहिए? ये 14.131 बिलियन यानी 14 ट्रिलियन चाहिए। 14 ट्रिलियन का बजट रेवेन्यू में आएगा। 5 ये टोटल ग्रॉस हमें 19 चाहिए, और बहरहाल फिर एक्सपेंडिचर होगा। ये कौन एस्टिमेशन करता है? फेडरल गवर्नमेंट। तो इसीलिए हमने कहा कौन बनाएगा? ये एस्टिमेशन गवर्नमेंट ने की थी। फिर इसको कहाँ पेश किया गया? नेशनल असेंबली में सालाना एक दफा पेश किया गया। किस फॉर्म में? जो आपने देखा स्टेटमेंट थी, पूरी स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट में था क्या? रेवेन्यू और एक्सपेंस, उसकी एस्टिमेशन। अब सुने, ये तो आपको समझ आई गया। दोबारा पूछता हूं, फेडरल बजट कौन बनाएगा? कहाँ पेश करेगा? किस फॉर्म में पेश करेगा? उसमें होगा क्या? खत्म हो गया। ये एक पूरा आर्टिकल खत्म हो गया आपका। मगर एक चीज की खास तौर पे वजाहत की है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और वो ये कि जो खर्चे हमने पहले पढ़े थे 5, उसमें जिन ऑफिसेस के खर्चे थे, कोर्ट्स के खर्चे, ऑडिटर जनरल के खर्चे, असेंबली के खर्चे, ये गौर से सोचो, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसेस हैं मुल्क के लिए, और हुकूमत के पास पैसे हैं। अगर हुकूमत इन सबको कंट्रोल करना चाहे, उनका बजट ही कम कर दे, सैलरीज कम कर दे, रेम्यूनरेशंस रिलीज ना करे, वो तो हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएंगे। जजेस अपना घर चलाएंगे या फैसले करेंगे? घर चलाएंगे, उनके भी घर है, बच्चे। तो कहेंगे ना, यार मेरी सैलरी हुकूमत बंद कर देगी, इससे अच्छा है कि उनके हक में फैसला कर दो। हो सकता है ना? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने देखिए कितना जबरदस्त काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन इन सबको इंडिपेंडेंस देने के लिए कहता है हुकूमत इनके पैसे रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। क्या लिखा है कि जब भी बजट बनेगा तो वो 5 खर्चे अलग से बताने पड़ेंगे। कौन से? जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज हो रहे थे, अलग से बताने पड़ेंगे, ताकि हुकूमत में नजर रखे अवाम कि कहीं ये इधारों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश तो नहीं करें।
और हुकूमत जो होगी इसके अलावा बाकी खर्चे जब करेगी उसमें भी एक डिस्टिंक्शन करेगी। किस चीज की डिस्टिंक्शन करेगी? यानी ये फॉर्मेट बता रहे हैं बजट का कि बजट में उन खर्चों को तो रोक ही नहीं सकते जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज हो रहे हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि चार्ज करो ताकि उन ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर बाकी खर्चों में भी एक डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। किस चीज का? कि रेवेन्यू के लिए कितना खर्चा हुआ और कैपिटल के लिए कितना खर्चा हुआ। इन अदर वर्ड्स, सुनना, इन अदर वर्ड्स अलग अलग करके बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सुनना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं हुकूमत चलाने का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं लोगों की तरक्की पे खर्चा। रोड बनना, हॉस्पिटल बनना, स्कूल बनना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गाड़ियां लेना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, ऑफिस का रेनोवेशन करना, बोनसेस देना, रेवेन्यू एक्सपेंस। और आप हैरान रह जाओगे कि पाकिस्तान के बजट में तकरीबन, मैं ऐसे अंदाजा लगा रहा हूं, 90-95% खर्चा जो बच जाता है, जो बच जाता है। पहले तो हम क्या करते हैं, 55% लोन में वापसी देते थे। बजट का सबसे बड़ा जो मसला है वो हम लोन की रीपेमेंट्स कर रहे होते हैं। जो बच गया, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, जो बच गया उसमें से भी 95% खर्चा होता है हुकूमत चलाने पे। तो वो आवाम के लिए फिर इसका मतलब है इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 5% का बजट खर्च होगा। एक बंदा बैठा होता है, पीछे दो डाले निकले होते हैं। अब बात ये है, ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये मुल्क आपके लिए नहीं है। ये मुल्क उन्हीं के लिए है जो इसको चला रहे हैं। 5% आप पे खर्चा होगा, 95% बाकियों पे खर्चा होगा। इसीलिए तुम जंगलों में चले जाओ, हर जगह जाएगा बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए भाई। मैं इसको डिलीट करा दूंगा। अच्छा मेरे बच्चों बताएं, याद हो गया भाई? बताएं कौन बजट बनाएगा, बताओ। फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। ओके, कहां पेश करेगी? अच्छा, खुद बना के साइन करके और फैसला हो गया? नहीं, खुद बना के पेश किया जाएगा। किसके पास? नेशनल असेंबली। किस फॉर्म में? उस स्टेटमेंट में होगा क्या? और प्रेजेंट कैसे करेंगे उसको? सबसे पहले फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के पैसे अलग कर देंगे जो वहां बताए गए थे, ताकि वो प्रोटेक्ट हो ऑफिसेस। और जो बच जाएगा उसमें भी डिस्टिंक्शन करेंगे। किस चीज का? कैपिटल। क्या पता चलेगा इससे कहां पे कितना खर्च हो रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की। क्या आपको समझ आ गई बजट क्या है? ये है बजट। अब आगे इस बजट को पास करने का प्रोसीजर क्या होगा? आगे तो सुन, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? एक्सपेंडिचर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया था, कहा था ना कि ये खर्चे करो ही करो, वो कितने थे? 5। कहता है उस पे आप डिस्कशन जरूर करोगे असेंबली में, मगर वोटिंग नहीं कर सकते। तो असेंबली उसके वोटिंग ही नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ? वो वैसे देने ही देने हैं, सिर्फ बातें करनी है, क्रिटिसिज्म करो, गालियां दो, जो करना है करो, मगर वो पैसे रोक नहीं सकते। क्योंकि वोटिंग करने की अगर इजाजत होती ना, तो वोटिंग में तो रिजेक्ट भी हो सकता था कि नहीं, यहां खर्च नहीं करना चाहिए। वोट किस चीज पे होता है? ये पैसे खर्च करें कि ना करें, वोटिंग दो। तो अगर मेजोरिटी कहते नहीं करो, तो फिर तो पैसे ही बंद हो जाते उनके। तो इसका मतलब डिबेट हो सकती है। वोटिंग यानी गारंटीड है पैसा उनको जाना। गारंटीड है पैसा किसे जाना? उन 6 ऑफिसर्स को जो हमने पहले लिस्ट किए थे, कहां? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। उन 6 लोगों को जो उनको हेड करेंगे। सही है? सही किया ना? क्योंकि वो मुल्क के लिए जरूरी है। अगर उन सबको प्रोटेक्ट नहीं करते तो एक ही यहां पे होता, और हम उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, किंग कहते। किंग उसकी मर्जी पे होता है ना, सब उसके कंट्रोल में आ जाते। आई बात समझ? इसने बोला है तो सही, सही बोला। तो तुझे याद मैंने क्यों कराया था? 2 मिनट उस वक्त बातें कर रहा था इसके साथ, साथ वाले के साथ। हैं? तो याद कर लो ना, तुम आए क्यों यहाँ पे भाई? अच्छा इसको बताओ, तू बता।
हाँ तो मैं देख, तू याद कर रहा था ना इसलिए बोल रहा हूँ। छह कौन से हैं? ओ भाई पीछे तेरे, तुझे भी याद नहीं है। हाँ भाई आप बताएं। चीफ, आप सही बोलो, चीफ इलेक्शन कमीशन, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट। हाँ मैं वो, मुझे था तुझे याद हो गया था इसलिए मैं तुझे बोला था। चले भाई, ये वही सब। अच्छा बेटा, जो बाकी खर्चे हैं यानी बजट, बाकी खर्चे, यहाँ रोड बनाए कि ना बनाए, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए कि ना बनाए, यहाँ एयरपोर्ट बने कि ना बने, ये सारे खर्चे जो बजट में होंगे, उन सारे खर्चों पे तीन डिसीशंस मुमकिन हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली इन सारे के सारे बाकी खर्चों पे चाहे तो जितने खर्च कहा हुकूमत ने कि यहाँ खर्च करने चाहिए बजट स्टेटमेंट में उसने पेश किया, उस पे असेंट दे सकती है, यानी बोला 3 दफा हाँ, तो हाँ हो गई, नहीं हाँ हो गई, असेंट हो गई ना, तो वो खर्चे रिलीज हो जाएंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे। हुकूमत ने कहा 3 दफा ना, तो चले गए पैसे, नहीं मिलेंगे फिर उसको। हाँ 3 दफा इसलिए बोला कि 3 दफा कबूल है, कबूल है क्या। और सुनिएगा, और एक पॉसिबिलिटी और थी कि असेंट तो किया, हाँ तो बोला, मगर उसको रिड्यूस करके बोला, यानी उन्होंने कहा था कि हमें ट्रेन चाहिए, हुकूमत ने बस दे दी। ट्रेन की वजह हवाई जहाज नहीं मिलता इस मुल्क में बेटा, इस मुल्क में जितना मांगोगे उससे आधा मिलता है, तो तुम्हें ज्यादा तो सोचो ही नहीं। अब मैं यही पूछने वाला था कि नेशनल असेंबली 3 काम कर सकती है बजट की डिमांड्स के साथ, वो जो उसमें पैसे मांगे गए, जो डिमांड की गई है ना पैसे के, इतने पैसे दो, इजाजत दो कि हम खर्च करें। हुकूमत का फैसला था डिफेंस पे कितना खर्च करना है, एजुकेशन पे कितना खर्चा करना है, पॉवर्टी एलिवेशन पे कितना खर्चा करना है, इस सारे के सारे खर्चे हुकूमत ने कहा करना चाहते हैं, इजाजत तुम दो। अब इजाजत 3 तरीके से मिल सकती है, या तो 100% इजाजत कि आपके फिगर अप्रूव्ड है, या 100% रिजेक्शन के 1 रुपया नहीं देंगे, या रिड्यूस करके अप्रूवल मिलेगा। मगर एक काम नेशनल असेंबली नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती, बढ़ाने का काम हुकूमत का है, हुकूमत को चलानी है, असेंबली मुल्क नहीं चलाती, हुकूमत चलाती। ठीक है, एक सेकंड देना बेटा, वापस जाओ, दोबारा बताओ, बजट कौन बनाता है, कहाँ पेश करता है, किस फॉर्म में, उसमें क्या होगा, ओके, जब वो पेश किया जाएगा कहाँ, असेंबली में, तो एक खर्चे पे डिबेट तो होगी, वोटिंग नहीं होगी, वो एफसीएफ वाले 5, मगर बाकी खर्चों पे 3 डिबेट भी होगी, वोटिंग भी होगी, 3 तरीके से फैसला आ सकता है, कौन सा, असेंट, रिफ्यूज या ओके। एक सेकंड देना बेटा, जो सवाल पूछना चाह रहा था, कौन पूछना चाह रहा था आपसे, एक सेकंड देना बेटा। अब जब वो बजट हो चुका है पास, तो कब पास माना जाएगा, या तो असेंट मिल गया या रिड्यूस होकर असेंट मिला, मगर रिफ्यूज की सूरत में नहीं है, रिफ्यूज में मतलब गया। मगर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, वो पैसे का रिलीज होना, तो बनेगी एक और स्टेटमेंट, यानी इस पूरे टॉपिक में 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट एनुअल बजट स्टेटमेंट, शाबाश शाबाश। दूसरी स्टेटमेंट कहलाती है शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर, ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब जब वो खर्चे अप्रूव हो ही गए, तो आगे पीछे हुआ होगा ना कहीं पे कोई खर्चा, प्रीवियस बेटा ये बजट स्टेटमेंट, ये ऐसे देखो ना, मैंने काला किया हुआ है, मुंह काला नहीं, बॉक्स काला, हाँ देखो ना, ये काला किया हुआ है ना। इसी तरीके से दूसरी बजट, ये देखो इसको भी काला किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, सही बच्चा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट क्यों बन रही है भाई, देखिए ओरिजिनल स्टेटमेंट में चेंजेस आई होंगी, कुछ रिजेक्ट हुआ होगा, कुछ कम हुआ होगा, तो उसको क्या करेंगे, एडजस्ट, एडजस्ट करके जो स्टेटमेंट बनेगी, अब उसका नाम चेंज हो जाएगा, होगी वही बजट की तरह, मगर अब बनेगा शेड्यूल। भाई रेलवे को कितने मिले, ठीक है, पुलिस को कितना मिला, इसी तरीके से स्टेट बैंक, बाकी सारे खर्चे वो लिस्ट बना देंगे। जब सारी लिस्ट बन जाएगी तो अप्रूव किए गए खर्चे सामने लिखे जाएंगे, और नीचे इस डॉक्यूमेंट की अथेंटिकेशन के ये खर्चे सही हैं, फिगर सही है, वही है जो असेंबली ने पास किए, ये साइन करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को खुद, तब जाके कहा जाएगा कि हाँ ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर इसको अथेंटिकेट करेगा, साइन करेगा, अब ये डॉक्यूमेंट जाएगा स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक उसके हिसाब से पैसे रिलीज करेगा।
मगर प्राइम मिनिस्टर भी तो गड़बड़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा यार कौन चेक कर रहा है फिगर आगे पीछे, जो हमने कहा था वही डाल दो, छोड़ो असेंबली को, क्या पता चलेगा असेंबली को, असेंबली के लोग बैठे हैं क्या स्टेट बैंक में और खर्चे को देख रहे हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने काम किया, कहा कि भाईजान स्टेट बैंक को भी भेजो, मगर ये एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट वापस नेशनल असेंबली को भी तो भेजो, ताकि नेशनल असेंबली उसको चेक तो करे कि आपने किस चीज पे साइन किया है, उसी पे किया है ना जो असेंबली ने पास किया है, अपनी मर्जी से कोई लेके आए। अलबत्ता नेशनल असेंबली दोबारा उसको डिस्कस नहीं करेगी, वो फैसले हो चुके थे, जब हो चुके तो दोबारा तो नहीं खोलोगे ना। नेशनल असेंबली की सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वापस आ रहा है, डिबेट डिस्कशन के लिए नहीं। इसीलिए ये चीज जो होगी सिर्फ उसको प्रेजेंट करने के लिए सामने पेश की जाएगी, तो कोई भी मेंबर जाके उसको चेक कर सकता है। अब मैं आपको 3 स्टेजेस पे तोड़ के ये टॉपिक मैंने समझाया और याद कराया है। पहले सुनना, बजट स्टेटमेंट क्या है ये पढ़ाया, सीधी लाइन थी वो ऊपर से। फिर बताया उसके पास होने का प्रोसीजर क्या है। फिर बताया जब पास हो जाता है तो ऑथेंटिकेशन कैसे होती है। क्लियर हो गई? नहीं, ऑथेंटिकेशन नहीं, वो पूरा प्रोसेस क्या है उसका, पास होने के बाद का प्रोसेस क्या है, पहले है क्या, पास का प्रोसेस क्या है, और पास होने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले वापस आए और मुझे बताएं ये है क्या। ऐसे नहीं बोलो ना वो चीजें जैसे मैंने कहा था, ये एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या है, एस्टिमेशन है किस चीज का, कौन बनाता है, कहाँ पेश करता है, और उसमें किस चीज का ख्याल रखा जाएगा। हो गया ना यार। फिर इसको पेश करेंगे कहाँ, असेंबली में। एक खर्चे पे वोटिंग नहीं हो सकती, एफसीएफ वाले पे, बाकियों पे वोटिंग होगी। वोटिंग का नतीजा 3 निकल सकता है, असेंट, रिफ्यूज और रिड्यूशन। ये हो गया तो फिर बनेगी क्या, शेड्यूल। कौन सा, अथराइज। उसको कौन अथेंटिकेट करेगा, फिर क्या करेंगे, उसको स्टेट बैंक भी भेजेंगे, वापसी भी भेजेंगे, ताकि उसको चेक किया जा सके। समझ आ गई। नो एक्सपेंडिचर फ्रॉम एफसीएफ शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली अथराइज। स्टेट बैंक रिलीज ही नहीं कर सकती पैसे जब तक कि 2 काम ना हुए हो। एक, ये शेड्यूल बन के प्राइम मिनिस्टर ने उसको ऑथेंटिकेट किया हो। 2, नेशनल असेंबली में वापस पेश हुआ हो। जब ये पेश हुआ तब जाके उसको पैसे रिलीज करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऑथेंटिकेट नहीं किया, इसका मतलब 3 चीजें हैं, उसका बनना, ऑथेंटिकेट होना और असेंबली में पेश होना। किसका, शेड्यूल, शेड्यूल का। बजट तो पुरानी बात हो चुकी है अब। सही होगी। हाँ हाँ सही लिखा है ना, क्योंकि सारे पैसे जो बजट के भी निकलेंगे उसमें से निकलेंगे ना भाई। तो फिर क्यों समझा जाएगा, 2 अलग चीजें हैं ना। एक तो वो 5 खर्चे जो अलग निकल रहे थे, बजट भी तो वहीं से खर्च होगा, सारे पैसे एफसीएफ में पड़े तो पड़े जिस अकाउंट में उसी से खर्च होंगे ना। कहता है कोई हुकूमत का पैसा खर्च नहीं हो सकता, तो खर्च होता ही एफसीएफ से, एफसीएफ से खर्च होता है तो उसी का जिक्र करेगा ना वो। सही है। अच्छा बच्चों, अब ना एक बॉक्स ऐसा है जिसकी रेलिवेंस नहीं रही, नहीं रही, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो मौजूद है, और वो ये है कि ग्रांट्स जो होंगे नेशनल से स्पेसिफाइंग, कहता है इसके अंदर बेसिकली चूंकि पहले पढ़ चुके हो आपको अंदाजा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही। क्यों नहीं रही, क्योंकि आप खुद ही समझ जाओगे। इंपॉर्टेंस का मतलब था कि आप देखते ही समझ जाओगे। कहता है जब ये खर्चे अथेंटिकेट होंगे तो उनको नहीं भूलना, जो स्पेशल लोग थे 6 लोग, उनके खर्चे अलग करके बताने हैं। सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब वो जो 6 थे ना उनको अलग रख, इसका मतलब देखें प्रोटेक्ट कितना किया उन इदारों को। बजट बनाते वक्त भी उसको अलग का लिखो, और असेंबली में डिस्कस बेशक करो मगर उस पर वोटिंग नहीं करना। और फिर शेड्यूल बना उसमें क्या कहा, उन 6 इदारों के लोग अलग लिखना, उसके अलग लिखना। इसका मतलब गड़बड़ नहीं कर सकते आप इनके साथ, क्योंकि इसलिए कि मुल्क में ट्रांसपेरेंसी तभी रहेगी जब सारे इदारे बैलेंस ऑफ पावर में होंगे। तो इसका मतलब बताएं कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे पैसे के मामले में प्रोटेक्टेड है, कौन से 6। इलेक्शन कमीशन को मुझे बताओ प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वरना इलेक्शन, तुम तो मान ही नहीं रहे थे शुरू में इलेक्शन को, मगर मैं तो कहता हूँ इलेक्शन होते हैं और फेयर होते हैं। मैं बता रहा हूँ, हमने हमने ड्यूटी भी की है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल असेंबली बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तीसरा, कमाल है, फरिश्ते फरिश्ते। और उसके बाद दुनिया में जन्नत में वो इतने अच्छे लोग हैं, समझ गए। और फिर कौन,
आजकल मेरे दोस्त हैं इसलिए नेक इंसान, हर दूसरे महीने उम्रा करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे बंदे हैं। और फिर कौन रह गया? ऑनरेबल कोर्ट्स बोलो, ऑनरेबल जस्टिसेस। मजाक कर रहे हो तुम लोग? याद हो गया बेटा, 2 टॉपिक आपके हो गए बेटा। और अगर यही बजट प्रोविंशियल होगा तो बस नाम तब्दील कर दो। अच्छा बेटा, ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई लंबी बात नहीं है, ये सिर्फ 2 क्लेरिफिकेशन दूंगा, आपको समझ आएगा। सपोज कर लो कि एक बजट बनाया जा रहा था जून के महीने में कि अगले साल का बजट यूं जाएगा, तो क्या उसमें एस्टिमेशन करते वक्त कोई ये कह सकता है कि इस साल फ्लड भी आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा, इंडिया से दोबारा लड़ेंगे? क्या ये एस्टिमेशन रखे उसके लिए, वॉर विथ इंडिया, अर्थक्वेक? हमें क्या पता। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि एस्टिमेशन चेंज करना पड़ सकता है, खर्चे चेंज करने पड़ सकते हैं, कोई ऐसी नई चीज आ जाए तो उसके लिए पैसे रखने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशंस कहलाती हैं सप्लीमेंट्री बजट या एक्सेस बजट। सप्लीमेंट्री या एक्सेस, आम जबान अखबारी जबान में इसको कहते हैं मिनी बजट। मिनी बजट का मतलब क्या है? इतना अच्छा बजट हुकूमत ने दिया है कि ये सारे झूठ है, ये आगे चल के मिनी बजट देंगे। मिनी बजट का मतलब ये चेंजेस करेंगे, अभी तो बोल रहे हैं कि पैसे बहुत हैं, खर्चा कम है, फिर जाके मिनी बजट देंगे, इसका मतलब 2-3 पॉइंट्स पे बजट आएगा दोबारा, सारा रिपीट नहीं होगा, 2-3 पॉइंट्स पे दोबारा आएगा। यानी जहां जहां चेंजेस करनी होगी ना, ये चेंजेस करेंगे। उन चेंजेस के लिए चूंकि वो लिमिटेड पर्पस बजट होता है, दोबारा चेंजेस करना बजट में, इसलिए उसको बोलते हैं मिनी बजट। मिनी बजट के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक को कहते हैं सप्लीमेंट, एक को कहते हैं एक्सेस। सप्लीमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके लिए पैसे ही नहीं रखे थे, ठीक है। और एक्सेस क्या है? जितने पैसे रखे थे कम हो गए, अब और पैसे दो। रेलवे के लिए पैसे रखे थे, इसमें मिसाल देता हूं, रेलवे के लिए रखे थे सपोज करें 50 करोड़, 500 करोड़, पता चला 4 महीने में उन्होंने खर्च कर दिया, अब सारे ट्रेन जो है वो स्टॉप हो गए, तो क्या करें? छोड़ दें ट्रेन को या और पैसे दें? और पैसे तो देंगे ना, तो बजट दोबारा लाना पड़ेगा ना। आपको तो पता है कि जब तक बजट में पैसे ना मिले और फिर वो स्टेटमेंट शेड्यूल ना बने, स्टेट बैंक 1 टका नहीं देगा, तो बजट तो लाना पड़ेगा। तो इस किस्म की सिचुएशंस को मिनी बजट कहते हैं। उसमें क्या है कि किसी भी वजह से फंड्स क्या हो जाए, इनसफिशिएंट, या क्या हो जाए, कोई न्यू सर्विस का यहाँ मतलब क्या है, फ्लड्स वगैरह, रिहेबिलिटेशन, कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई इस किस्म की जिसके लिए पैसे नहीं थे, या पैसे कम पड़ गए थे एक्सेस में, यानी जितना था उससे भी ऊपर देने, जंग की सूरत में और पैसे देने पड़ेंगे, ऐसी सिचुएशन में कहता है पुराना प्रोसेस फॉलो होगा, बस सारा पुराना, जैसे पहले पढ़ा आपने वैसे ही होगा, सारा प्रोसेस सेम तरीके से होगा जो पहले था, सेम, कोई चेंज नहीं होगा। कहता है ऐसी सिचुएशन में भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, बस जो पहले आपने पढ़ा। और एक सिचुएशन और है, ये भी छोटी सी बात है, क्लैरिफिकेशन है। कहते हैं सपोज कर लो नेशनल असेंबली हो ही नहीं, तो मुल्क कैसे चलेगा भाई? नेशनल असेंबली नहीं है किसी भी वजह से, नेशनल असेंबली क्या है? स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, ओके। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बजट पेश करेगी उस वक्त की, कोई भी हो सकती है भाई, तो जो हुकूमत होगी उसके पास बजट है, मगर वो जो एक्सपेंडिचर होगा ना हुकूमत को 4 महीने करने की इजाजत होगी, क्योंकि असल में कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि एक्चुअल बजट के लिए पार्लियामेंट चाहिए। आपको पता है इसलिए नहीं रखा कि कोई मिलिट्री टेक ओवर हो तो क्या होगा, इसके लिए नहीं रखे, इसमें एक्चुअली इसलिए है कि हुकूमत का टेन्योर हो गया कंप्लीट, और उसके बाद हुकूमत का टेन्योर कंप्लीट होता है, सपोज करें कि मंथ था मई का, और आ गई है टेम्पररी हुकूमत, इंटरिम हुकूमत, और इंटरिम हुकूमत आई है जून में, तो बजट कौन पेश करेगी? वो हुकूमत। मगर जब तक इलेक्शन भी हो जाएगा और नई हुकूमत भी आ जाएगी, तो उनको पावर क्या है? 4 महीने का बजट बनाने का, ताकि फिर नई हुकूमत आके, और सपोज करें कि असेंबली में डिबेट डिस्कशन इतना चला कि उन्होंने कहा कि भाई अपने लोग ही हमारे खिलाफ हो गए हुकूमत के, वो वोट देंगे नहीं, या कोalition हुकूमत हो, कोalition हुकूमत है ना, इस दफा भी आपको पता है, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में आया था कि जी 2 पार्टी की हुकूमत है, कोalition है, तो कहते हैं जी पीपुल्स पार्टी ने कहा है कि हम बजट में वोट नहीं देंगे, तो अगर वोट ही नहीं मिलेगा तो मेजोरिटी नहीं थी, तो बजट तो पास हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो वोट ही ना दे, तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत बजट पे वोटिंग ही नहीं कराएगी,
क्योंकि अगर वोटिंग हो गई और मेजोरिटी नहीं मिली तो हुकूमत गिर जाएगी। क्यों हुकूमत गिरेगी? जो बजट पास ना कर सके, समझ जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तो उस पर प्रेशर आ जाएगा कि भाई अब कराओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लो, क्योंकि तुम तो बजट नहीं पास करा सकते। तो इसीलिए फिर ऐसी हालात के लिए आगे रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में है कि चलो जब तक तुम एग्रीमेंट करवाओ तब तक टेम्पररी 4 महीने का बजट तुम दे दो। अब हुकूमत जो नेशनल असेंबली है वो कहेगी चलो भाई हमारी डिबेट्स इतनी लंबी हैं या वॉर की सिचुएशन है कि हम बजट पे अभी डिस्कशन, मेन बजट को साइड पे करके 4 महीने का बजट बना देते हैं और आगे एडवांस दे देते हैं, फिर मेन बजट आएगा उसके बाद। यानी क्राइसिस सिचुएशन को भी विजुअलाइज किया गया। इसमें हमने क्या पढ़ा? नेशनल असेंबली है मगर प्रोसेस ऑफ मेकिंग में टाइम लग रहा है, तो क्या करेंगे? 4 महीने का एडवांसेस रिलीज कर देंगे मेन बजट आने की से पहले। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के एडवांस है, तो हुकूमत चलती रहेगी। ये दोनों टॉपिक बेटा माइनर थे, इस पे सवाल कभी नहीं आया, बजट का ही हिस्सा थे। बजट का जो मेन था उस पर सवाल आया। टॉपिक नंबर 3 पे मैं जा रहा हूँ जी बेटा। 4 महीने से ज्यादा अगर चले तो बेटा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मौजूद नहीं है, वहां पे फिर लॉ ऑफ नेसेसिटी आ जाता है। हाँ क्या बेटा? फाइनेंस, मिनिस्टर फाइनेंस। मिनी बजट आता है 4 मंथ का, तक जून के बाद, तो बाद जो मेन बजट आ रहा है वो साल से कम होगा या पूरे साल का? देखें, अगर किसी सिचुएशन की वजह से 4 महीने के लिए बजट बनाना पड़ा, वो बजट नहीं होता, एडवांस होता है। जो मेन बजट होगा वो 12 महीने का ही होगा। 4 महीने के लिए पैसे रिलीज कर दिए जाए, 4 महीने तक के लिए, तो 4 महीने थोड़ी होंगे, 15 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, वो तो सिचुएशन है ना। मगर मैं पिछले कम से कम 19 साल से बजट को वॉच करता हूँ, क्योंकि मैं 19 साल से नौकरी में हूँ। बजट को इसलिए देखता हूँ ताकि कितनी सैलरी बढ़ेगी, समझ गए? तो मैं वॉच कर रहा हूँ 19 साल से बजट को, आज तक ये सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं आई कि पैसे देने पड़े, यहाँ बजट पास हो ही जाता है। सर अभी जो ज्यादा भी बन जाती है तो वहां पे सर एक से ज्यादा भी बन जाती है। जब अगर इंटरिम गवर्नमेंट 4 महीने से ज्यादा हो जाए तो वो मेन बजट पेश कर देती है, तो मिनी में नहीं गए, वो मेन में चले गए। नेक्स्ट में आ जाए बेटा। अब आप आए जरा एक नेक्स्ट चीज पे, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, मेजर टॉपिक्स है ये, बहुत बड़ा। मुझे अगर कोई 2 मिनट नहीं 3 मिनट दे रहा हूं, दोनों टॉपिक रिवाइज करके दिखाएं जो मैंने पढ़ा है, रिवाइज करके दिखाएं और मुझे बताएं। दोनों टॉपिक बेटा जो हमने पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करो। क्यों नहीं भाई, बुलाया है तो होगी। पार्टी के लिए अच्छा, की वजह से नेशनल असेंबली से वो बिल पास नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे नेशनल असेंबली के पास वो पावर है कि वो 4 मंथ का बजट बना सकते हैं। नेशनल असेंबली वहाँ पे कौन डिसाइड करता है वो बजट पास करेंगे? नेशनल असेंबली ही करेगी, क्योंकि उसका क्लेश जो है, वोटिंग जो उस पे और नहीं करती है जो फॉर क्योंकि वो तो मेन बजट है, मेन बजट पे ही पास नहीं हो पा रहा, तो वो मुल्क तो चलाएंगे ना, मेन बजट पे कहेंगे कि हम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मुल्क चलाने के लिए पैसे एडवांस में दे दो, तो वो नेशनल असेंबली ही एक पास करेगी बिल, मतलब रेजोल्यूशन।
फिगर होता नहीं, पूरी वोटिंग होगी। पूरी तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एडवांस देने पे उनको अगर एतराज हो जाए, ये हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में आज तक। तुम तो कहते हो कि ये थ्योरेटिकल सवाल है सिर्फ। आप कह रहे हो कि जी डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस ही पाकिस्तान में नहीं होता। बजट में जो हुकूमत होती है उसके पास मेजोरिटी होती है। बजट पास करने के लिए कोई मसला ही नहीं आता हुकूमत को। आज तक किसी हुकूमत को मसला नहीं आया बजट पास करने के लिए। क्योंकि आप इमेजिनेशन से सवाल सवाल सोच रहे हो। मैं बैठा होता हूँ वहां पे असेंबली में, ठीक है, और आज तक पता है कैसे वोटिंग वोटिंग कैसे होती है? हाँ भाई, बजट के लिए हम अब वोटिंग करने लगे हैं, पहले ही सर दो हाथ ऐसे, यस आईज एंड नोज हो जाता है, मसला नहीं है। मगर आपकी जो थिंकिंग है ना, काउंट भी नहीं है। हम्म, पेश करते हैं वोटिंग तो काउंट भी नहीं होती है। होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग पता है कैसे होती है? और वहां बजट पे डिस्कशन कम, सियासत ज्यादा होती है। और जो अपोजिशन होती है ना, वो पॉइंट्स निकाल के आती है, ये इसने आपने ये क्या किया, वो क्या। वो मेजॉरिटी में है ना हुकूमत, तो हुकूमत को कौन, हुकूमत का बजट जो होगा। देखिए एक ही पॉसिबिलिटी है, जब कोalition हुकूमत हो फिर वो मेजॉरिटी नहीं होती, फिर गड़बड़ हो सकती है, मगर वो निकाल लेते हैं। फिर बैठते हैं उस पार्टी के साथ। आर्म ट्विस्टिंग का टाइम यही होता है ना सियासत में। बजट के वक्त ही दूसरी पार्टी कहती है हम तो वोट नहीं देंगे, तो वो मिलने आते हैं प्राइम मिनिस्टर से। अगले दिन कहते हैं यार देखो मुल्क के लिए जरूरी है बजट पास करना, हम वोटिंग करेंगे। तो ये इससे होता नहीं है। चले बच्चों नेक्स्ट पे आ जाएं। अब ये टॉपिक मैंने कहा कि तीसरा है, और ये है मुल्क में पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। यानी मुल्क की अम्मा कौन है? घर में जैसे पैसे पे कंट्रोल किसका होता है? घर में स्टेट बैंक का होता है। नहीं, घर में किसका होता है? अब्बा का या अम्मा का? अम्मा का बेटा, अब्बा का कहीं नहीं होता। हाँ। तो अब मुल्क की अम्मा कौन है भाई? फैसला कौन करेगी? मुल्क के पैसे कैसे, हाँ क्या होता? ओके, मैंने दादी बोला था? नहीं ना, इंदिरा गांधी। अच्छा बेटा, देखिए अब जो है ना मुल्क में जो पैसे हर साल आते हैं, तो उसमें छोटे भाई बड़े भाई घर के सारे मेंबरान हैं। तो सबसे पहले आता है हुकूमत पाकिस्तान खुद, उसके खर्चे। मगर सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं है, 4 सूबे भी हैं, उनको भी पैसे मिलेंगे छोटे छोटे। वो उनमें छोटों में से कोई बड़ा भाई है, कोई और भाई है। तो भाई इसलिए सबको तो पैसे तो आवाम पे ही खर्च होने। तो इसका एक फार्मूला तय पाता है पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन का। और वो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला तय करने के लिए जो इदारा बनाया गया है कि कितने हिस्से फेडरेशन अपने पास रखेगी, कितना सूबों को देगी, और सूबों में से फिर किस बेसिस पे, पॉपुलेशन की बेसिस पे, पॉवर्टी की बेसिस पे, रेवेन्यू कलेक्शन की बेसिस पे, टेररिज्म की, किसी न किसी क्राइटेरिया को रख के वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, वो ये फार्मूला बनाने का इदारा कहलाता है नेशनल फाइनेंस कमीशन, एनएफसी। इसको आम जबान में आपने सुना होगा एनएफसी अवार्ड। 7th एनएफसी अवार्ड, 8th एनएफसी अवार्ड, 10th एनएफसी अवार्ड, ये है वो फार्मूला जिसके तहत मुल्क में पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जो हर साल टैक्स कलेक्ट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, किसको कितना हिस्सा मिलता है, इसका फार्मूला एनएफसी तय करता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। अब इसके लिए ये देखना, एक तो पहला पॉइंट क्या है इसके बारे में, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था कब? 14 अगस्त 1973। इसको कहते हैं कमेंसिंग डे। कमेंसिंग डे का मतलब है जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, और वो 14 अगस्त 1973 है। उस दिन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, तो विद इन 6 मंथ्स पहला एनएफसी यानी कमीशन बनाया गया था। कमीशन बनाने का मतलब है नोटिफिकेशन इशू करके वो लोग बताना जो ये कमीशन का काम करेंगे। तो पहला एनएफसी अवार्ड, पहला एनएफसी बना, या अवार्ड नहीं कमीशन बना विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स किसके? कमेंसिंग डे के। उसके बाद रूल ये है कि एवरी 5 ईयर में बनेगा, एवरी 5 ईयर में कमी। तो हर साल ये नहीं बनता। इसका मतलब नोटिफिकेशन आता है कि जी कमीशन 5 साल के लिए ये है। कमीशन का मतलब लोग कौन से हैं उसमें। तो वो नोटिफिकेशन एवरी 5 ईयर आता है, और वो फिर 5 साल तक चलते हैं। फिर अगले 5 साल हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, वो कमीशन चेंज होता रहता है। ये बताता हूँ। अब ये बेसिकली फार्मूला क्या है?
फर्स्ट एनएफसी कब बना? विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स। किसके? नहीं, ये नहीं बोलो, ये नहीं बोलो। कमेंसिंग डे, कमेंसिंग डे किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। जो क्या था? 14 अगस्त 70। उसके बाद एवरी 5 ईयर, एवरी 5, ये याद हो जाएगा। फर्स्ट कब? विद इन 6 मंथ्स। सब्सिक्वेंट एवरी 5 ईयर, एवरी 5 ईयर ये कमीशन बनता है। ओके, अब बनने का क्या मतलब है? ये देखें, ये इसकी कंपोजिशन है। बनने का मतलब है वो वैसे भी इजी है, क्योंकि इसको कोई अपॉइंट नहीं करेगा, वो खुद अपॉइंट हो जाते हैं। कैसे? कि सारे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर्स, सारे नहीं, फाइनेंस और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर, यानी 5 लोग। 5 कैसे? 4 सूबों के, यही कमीशन है, ये खुद कमीशन है, ये बनाएंगे नहीं, यही कमीशन है। ये वो लोग हैं जो कमीशन का हिस्सा बनते हैं। हम कहते हैं ना, दिखाओ कमीशन किधर है, कौन सा कमीशन? एनएफसी। तो हम 5 लोग दिखाएंगे, ये एनएफसी है। और 5 लोग कौन से होंगे? फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर और 4 सूबे। जीबी गिलगित बल्तिस्तान का अभी फुल प्रोविंस का स्टेटस नहीं है, वहां चीफ मिनिस्टर भी है, वो स्पेशल टेरिटरी है अभी तक। तो प्रोविंस का स्टेटस उसको सेमी प्रोविंस का दिया गया है, मगर वो फुल प्रोविंस नहीं है अभी तक। ठीक है, कश्मीर का भी यही है। कश्मीर तो सेमी प्रोविंस नहीं, वो तो बिल्कुल ऑटोनॉमस है। कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही शामिल किया, नहीं किया, मतलब फॉरेन जो टैक्स लगता है नहीं किया। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है वो। अगर पाकिस्तान का हिस्सा बनाओगे तो फिर आपका कश्मीर चला जाएगा। रुक जाओ, ब्रेक में मैं जवाब देता हूँ तुम्हारा। मुझे पता है वो इनपुट आउटपुट की कोई और रीजन है। आपने, मेरा बेटा इस तरह है, सबसे पहला पॉइंट कि कश्मीर जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हमारा केस ही ये है कि उसको आज़ादी, इंडिपेंडेंस दी जाए, ताकि वो वोट करें, वोट वो करें, प्लेबिसिट करें, फिर फैसला होगा। हम पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे तो हमारा तो केस ही खत्म हो जाएगा। वो कहेंगे अच्छा आपने इसको अपना हिस्सा बना दिया, हमने अपने को हिस्सा बना दिया, मसला खत्म हो गया। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। इनपुट आउटपुट का मिलना अलग बात है, वो बिजनेसेस के लिए है। कि वो एक रूल था, तो हम बाहर अगर कोई किसी हुकूमत को पे करेंगे पैसे, उसका इनपुट यहाँ थोड़ी देते हैं, तो उससे एक्सेप्शन है। ये अलग डिस्कशन है, अलग डिबेट है। टॉपिक चेंज हो रहा है बेटा, रुक जाओ। मैं टॉपिक चेंज नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम मुझे सेल्स टैक्स में ले जाओगे। ओके, मैं कतई नहीं जाऊंगा, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कराना है। तो हर बंदे का अलग मसला होता है ना, उस बच्चे का मसला है, मैं अलग हाजिर हूँ। मैं आई एम हियर टू सर्व यू बेटा, आई एम हियर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एवरीवन। तो कोई टॉपिक मुझे छेड़ेगा ना, मैं थोड़ा छिड़ के वापस आ जाऊंगा। ठीक है, सवाल है तो जवाब तो देना पड़ता है ना यार। चलो बेटा, अब 5 लोग दिखाएंगे, मगर 5 काफी नहीं है भाई। इसके अलावा भी लोग होते हैं, अदर पर्सन्स भी होते हैं, ये एक्सपर्ट्स होंगे। मगर एक्सपर्ट्स कौन कौन से रखने हैं, इसके लिए ये फैसला किसका करेगा? ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है। अब सपोज कर लें, हर सूबे में से कहा गया कि देखो भाई 4 आ गए फाइनेंस मिनिस्टर, मगर अब एक्सपर्ट्स भी हों, तो हर एक प्रोविंस एक एक बंदा, कोई एक्सपर्ट, जैसे खास तौर पे इकोनॉमिस्ट रखे जाते हैं, ताकि वो इसमें वैल्यू ऐड कर सकें डिस्कशन में। क्योंकि ये तो चारों नहीं, 5 पॉलिटिशियंस होते हैं। तो 5 पॉलिटिशियंस हैं, तो उसके और भी तो होंगे ना पॉवर्टी पे असरात, क्योंकि फैसला ये करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इन 5 तक महदूद हो जाए, अगर चाहे तो कोई एक्सपर्ट्स भी इसमें लाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 किस्म के लोग आ गए। कौन से? फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, 4 प्रोविंशियल, और मगर कौन से? अच्छा, वो अपनी मर्जी से रखेगा या सूबों से मशवरा करेगा? सूबों में किससे मशवरा करेगा? गवर्नर पूछेगा ना, अच्छा एक एक एक्सपर्ट भाई तुम दे दो, कि आपकी तरफ से कौन सा नाम दे दो, मुझे 3 नाम दे दो, मैं उसमें से एक बंदा आपकी तरफ से रख दूंगा। तो बैलेंस रखेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे कि भी एक ही सूबा हो, उसकी तरफ से बंदा हो, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल भी उस सूबे से, फिर उनका फाइनेंस प्रोविंस का मिनिस्टर भी उनका, और एक्सपर्ट भी उनका। तो 3 एक तरफ, 2-3 एक तरफ, तो ऐसे नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है मुल्क का, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताऊं, खास तौर पे एक एनएफसी अवार्ड का मैं जिक्र करूंगा, और वो एनएफसी अवार्ड था 7th एनएफसी अवार्ड, जो 2010 में आया था। उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा
जो डिस्ट्रीब्यूशन पैसे की गई वो आज तक वही फार्मूला चल रहा है जो 2010 का तय किया गया था, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। उसमें सिर्फ पॉपुलेशन की बेसिस पे नहीं, पॉवर्टी की बेसिस पे बलूचिस्तान को, एरिया की बेसिस पे, रेवेन्यू कलेक्शन की बेसिस पे को, टेररिज्म से अफेक्ट होने की वजह से केपीके को ज्यादा पैसे दिए गए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो 7th एनएफसी है ना, इसने मुल्क को दूसरी दफा बनाया है। मेरी नजर में जब इकोनॉमिक, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, तो सबसे बड़ा इवेंट माना जाएगा 7th एनएफसी अवार्ड। और ये जो अवार्ड था वो उस वक्त से लेके आज तक चल रहे हैं, ठीक है। और पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन जो कलेक्ट होता है, फेडरेशन के पास कितना रुकता है और सूबों को कितना जाता है, सूबों की आपसी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर कोई इस वक्त कोई सूबा रो नहीं रहा, चीख नहीं रहा। इससे पहले रोते थे, कोई सूबा कहता था रेवेन्यू हम कलेक्ट करके दे रहे हैं क्योंकि कराची इधर है, कोई कहता था पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, कोई कहता पॉपुलेशन ज्यादा तो खर्चा ज्यादा चाहिए ना, कोई कहता था कि जी हमारे पास पावर्टी एक्सट्रीम लेवल की है, हमें ज्यादा पैसे चाहिए, कोई कहता है हम हिट हो रहे हैं टेररिज्म से। तो सबकी चीजों को बैठ के फिर इस वक्त 2010 से लेके मैंने आज तक किसी सूबे को नहीं सुना कि वो इस पे रोए के पैसे, हाँ वो अलग बात है, इस पे रोते हैं कि जितना हिस्सा बोला है उसका दे नहीं रहे हो, तो वो फिर रोते हैं, तो फिर आ जाता है, मिल जाता है। ये कोई घर नहीं लेके जाता पैसे, याद रखना ये मुमकिन नहीं है, सरकार की 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हो सकता, ठीक है। वो वहीं पड़ा रहता है, कोई घर नहीं लेके जाता। क्लियर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एनएफसी क्या है? नेशनल फाइनेंस कमीशन एक इदारा है, एक इदारा है, एक इदारा है ना। कंपोजिशन बताओ। फेडरल और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर प्लस, क्लियर। अच्छा, अब बेटा जो सवाल बनता है, बहुत कॉमन सवाल बनता है, वो है एनएफसी की ड्यूटीज क्या है इस पे। वो प्रेसिडेंट की मर्जी है, हो या ना हो तो कितने हो। मैं सिर्फ कमेंट किस पे किया, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, जरूरी नहीं है, वो तो अदर पर्सन होगा ना। क्यों नहीं हो सकता? इस वक्त आपका फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? औरंगजेब, बैंकर है। उससे पहले कौन थे? तो सागदार। तो इस तरीके से है, मगर कोऑप्ट करने में, जैसे मैंने अक्सर एक नाम सुना है, एक डॉक्टर आयशा घोष, घोष जो है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो एक्सक्यूजेस, मगर उनका वो पंजाब से अक्सर रही हैं, सिंध से डॉक्टर केसर बंगाली, ये 2 बड़े नाम हैं, इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, ठीक है। ये रहे हैं, अक्सर इनको कॉप्ट किया जाता है, और ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का एज ए इकोनॉमिस्ट। एनीवे, इस फंड के लिए, इसके लिए देखें, मैं आपको इतने ये चीजें मुझे इसलिए पता है कि कमिटीज बनती हैं, हर सूबा अपनी कमेटी बना के, टैक्स पे कमेटी बनती है, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काम करने का मौका मिला है कि जी क्या इश्यूज हैं। एनीवे, आ जाए बेटा, सवाल जो है ना सबसे कॉमन ये है, ड्यूटीज किसकी? एनएफसी। एनएफसी की क्या ड्यूटीज? आओ बेटा बेटा, ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले एनएफसी का पहला काम है टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन करना, यही ना फार्मूला बनाना, टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसके दरमियान? पहला काम। अब इसका नेसेसरी हिस्सा है जिसपे कभी कभी अलग सवाल भी बनाए कि वो डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्सेस हैं कौन से, तो सारे फेडरल टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस नहीं। तो पहला टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स। दूसरा सेल्स टैक्स ऑन गुड्स सर्विस, नहीं वो सूबों का है। तीसरा एक्सपोर्ट ड्यूटीज यानी कस्टम्स ड्यूटीज। चौथा एक्साइज यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और इसके अलावा अदर टैक्सेस जो प्रेसिडेंट जब चाहे इसमें ऐड कर दे। अब पाकिस्तान में ही 4 बड़े टैक्स, एक कहलाता है इनकम टैक्स, एक कहलाता है सेल्स टैक्स, एक कहलाता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एक कहलाता है कस्टम्स ड्यूटी। तो सारे फेडरल टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं। क्योंकि लैंग्वेज 1973 के वक्त लिखी गई थी, उस वक्त टैक्सेस थोड़े डिफरेंट तरीके से अल्फाज इस्तेमाल होते थे, मगर आज के हिसाब से मैं लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा तो लैंग्वेज ये बनेगी कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम्स ड्यूटी, सारे। जैसे मैंने कहा ना, लैंग्वेज उस वक्त की। और आखिरी क्या है? अदर टैक्सेस। अगर कोई और टैक्सेस भी न्यू न्यू आते हैं,
सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्सेस फेडरल डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्सेस हैं, ये सारे टैक्सेस हैं जो फेडरल है, जो पीआर कलेक्ट करता है। सही है। अच्छा मुझे अब एक बात बताएं, एनएफसी का फंक्शन नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से टैक्सेस? सारे। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं बोलो, गुड्स बोलो, सर्विस वाला नहीं है। फेडरल एक्साइज बोलो, एक्साइज नहीं बोलो, और कस्टम्स ड्यूटी और एनी अदर, तो 5 चीजों के। दूसरा इसका फंक्शन है ग्रांट देना, ग्रांट एंड एड देना। किसकी तरफ से? किसको? प्रोविंसेस को। तीसरा फंक्शन है हुकूमत की बारोइंग पावर एक्सरसाइज करना। और चौथा फंक्शन है एनी अदर मैटर जो प्रेसिडेंट इनको रेफर करे। प्रेसिडेंट अगर रेफर करेगा कोई फाइनेंशियल मैटर तो वो भी यहां इनको डील करना होगा। इसका मतलब है 4 फंक्शन है इसके। कौन से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ग्रांट फ्रॉम फेडरेशन टू प्रोविंस करना, बोरिंग पावर एक्सरसाइज करना, अदर मैटर जो इनको प्रेसिडेंट रेफर करता है। बारोइंग पावर एक्सरसाइज करना, हुकूमत जब बारो करती है कहीं पे भी तो पावर एक्सरसाइज इसके थ्रू होता है। जी ऑनलाइन बेटा काइंडली कंफर्म करें, आवाज ठीक है? तो 4 ड्यूटीज में से पहली क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। और डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्सेस कितने थे? 5। 4 मेन टैक्सेस और 5वां एनी अदर। ठीक है बेटा, ये पक्का सवाल है, बता रहा हूं। एनएफसी की ड्यूटीज पक्का सवाल, पक्का चांसेस है इसके आने के। पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। दूसरा है ग्रांट इन एड, फेडरेशन से सूबों को देना। तीसरा क्या है? बारोइंग पावर का एक्सरसाइज होना, और एनी अदर मैटर जो प्रेसिडेंट उनको रेफर करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्सेस कौन से थे? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी और अदर्स। ठीक है, क्लियर है ये? सही। ओके। अच्छा अब बाकी चीजें क्या है? प्रोसीजर। अब प्रोसीजर इजी है, 2 स्टेप्स ही हैं, ज्यादा नहीं है। प्रोसीजर क्या है कि कमीशन, यानी ये लोग जो 3 किस्म के होंगे, फेडरल, प्रोविंशियल, फाइनेंस मिनिस्टर्स और अदर, ये बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक फार्मूला तय पाएगा। और वो फार्मूला उनकी तरफ से, कमीशन की तरफ से सिर्फ फाइनल नहीं हो जाएगा कि उन्होंने फैसला कर लिया, रिकमेंडेशन होगी। यानी वर्ड अब मैं इस्तेमाल करने लगा हूं, वर्ड है एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड यानी एनएफसी ने जो फार्मूला तय किया वो कहलाता है एनएफसी अवार्ड। एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? ये पहले रिकमेंडेशन की फॉर्म में एनएफसी लेके आएगा। एनएफसी तो ये लाया, मगर फिर उसे कन्वर्ट करना, हाँ बस एक जुमला बोल दूं मैं, उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना किसका काम है? प्रेसिडेंट का। किसका काम है? प्रेसिडेंट का। इसका मतलब क्या हुआ? एनएफसी रिकमेंड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ओके, एनएफसी में क्या होगा? एनएफसी रिकमेंड करेगा और प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो एनएफसी की रिकमेंडेशन, किसका ऑर्डर? प्रेसिडेंट का। हाँ, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि रिकमेंडेशंस को चेंज करे, उसके पास पावर है कि रिकमेंडेशन को चेंज करे, बट वो करता नहीं है। कैसे? एनएफसी ऑर्डर से पहले वो उन रिकमेंडेशंस को चेंज करना चाहे तो कर सकता है, मगर प्रैक्टिकली वो नहीं करते। इन अदर वर्ड्स, और दूसरी बात कि जो शेयर होगा वो प्रोविंस के गवर्नमेंट को मिलता है। इसका मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पैसे मिलेंगे, डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगी। सेट हो गया? बस एक पॉइंट और बताऊं। अब आपने क्या देखा? एनएफसी क्या है, कितने टाइम में आता है, कंपोजिशन क्या है, ड्यूटीज क्या है, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में 2 स्टेप्स थे, एक रिकमेंडेशन, एक ऑर्डर। आखिरी क्या है? इसकी इंप्लीमेंटेशन।
एनएफसी की बेसिस पे एक्चुअल पैसे मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये काम मॉनिटरिंग कहलाता है। और ये फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर खुद करते हैं। कैसे करते हैं? ये मीटिंग्स करेंगे, देखेंगे कितने पैसे मिलने थे, कितने पैसे आ चुके हैं, यानी मनी या कैश का ट्रांसफर मॉनिटर करेंगे और इसकी रिपोर्ट्स बना के और असेंबली को पेश करेंगे। इसका मतलब मॉनिटरिंग का काम वो खुद करते हैं। तो 4 एस्पेक्ट है एनएफसी के, एक कंपोजिशन, एक ड्यूटीज, एक प्रोसीजर और एक मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ड्यूटीज। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करें। इन द मीन टाइम चूंकि लाइट वापस आ चुकी है तो हम इसको रिकनेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। बेटा हम इसको रिकनेक्ट कर देंगे, मगर अब आपने क्या करना है, आपके टॉपिक हो गया कंप्लीट। 2 मिनट का आखिरी टॉपिक है, लास्ट। आपका पूरा चैप्टर हो चुका है जो मैंने याद भी करा दिया है। अब आप क्या करें, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बेटा 3 मिनट लें, तीनों को रिवाइज करें, तीनों टॉपिक्स को। पहले इसको रिवाइज करें, फिर से पिछले को रिवाइज करें, फिर से पिछले को रिवाइज करें। ऑनलाइन बेटा हम रिकनेक्ट करेंगे, जरा सब